ठीक उसी समय जब सभी लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि शीफैंग एक कुलीन एनपीसी है या नहीं। जब ड्रिफ्टिंग ब्लड को घसीटकर ले जाया जा रहा था तो उसने शीफैंग को विषैले सांप जैसी आंखों से घूरते हुए दहाड़ा, बदमाश, बस इंतजार करो। मैं तुम्हें अब याद रखूंगा। हमारा मार्शल यूनियन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। 12 घंटे बाद जब मैं बाहर आऊंगा तब भी मैं अच्छा आदमी ही रहूंगा। जब वो समय आएगा तो रेड लीफ टाउन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। ड्रिफ्टिंग ब्लड की खतरनाक धमकी सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह जान की बाजी लगाकर लड़ने की योजना बना रहा था? हालांकि अब किसी की भी हिम्मत नहीं रही कि वह शीफैंग को नीचा दिखाए। अभी अभी उसके एक ही काम से सब समझ गए थे कि शीफैंग उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। रेड लीफ टाउन में मार्शल यूनियन एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध गिल्ड थी। अन्य वुक्सिया वर्चुअल रियलिटी गेम्स में भी वे काफी मशहूर थे। ये किसी वर्कशॉप द्वारा संचालित गिल्ड नहीं थी, बल्कि आम गेमर्स द्वारा चलाई जाती थी। कुछ धनी व्यक्तियों के निवेश सहित मार्शल यूनियन ने गॉड्स डोमेन में भी अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया था। हालांकि वे किसी तीसरे दर्जे की गिल्ड के स्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वर्तमान में गॉड्स डोमेन ने पूरे वर्चुअल गेमिंग उद्योग पर एकाधिकार जमा रखा था। हाल ही में विकसित मेन गॉड सिस्टम के समर्थन से गॉड्स डोमेन को संचालन के लिए मनुष्यों की आवश्यकता नहीं थी। मेन गॉड सिस्टम खेल में निष्पक्षता सुनिश्चित करता था और साथ ही खेल को लगातार विकसित करता रहता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के मिशन, कालकोठरी, छिपे हुए स्थान आदि निरंतर जोड़े जाते थे। गॉड्स डोमेन एक जीवंत खेल था जिसकी तुलना किसी अन्य वर्चुअल रियलिटी गेम से नहीं की जा सकती थी। गॉड्स डोमेन के नक्शे भी बेहद विशाल थे, जो पृथ्वी की पूरी आबादी के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा वास्तविक जीवन में उपलब्ध अधिकांश चीजें, साथ ही ऐसी चीजें भी जो वास्तविक जीवन में नहीं मिल सकती, खेल के भीतर अनुभव की जा सकती थीं। गॉड्स डोमेन धीरे धीरे एक दूसरी दुनिया बनने की ओर अग्रसर था और अन्य आभासी वास्तविकता खेलों के लिए इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई अवसर नहीं था। गार्ड्स द्वारा ड्रिफ्टिंग ब्लड को घसीटकर ले जाने के बाद सबकी निगाहें शीफैंग की ओर मुड़ गईं। सबके चेहरों पर जिज्ञासा थी और वे शीफैंग को परखने की कोशिश कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि शीफैंग कोई एनपीसी है या नहीं। दुर्भाग्य से, चाहे उन्होंने कितनी भी अवलोकन क्षमता का इस्तेमाल किया हो, परिणाम यही निकला कि शीफैंग 100% एक खिलाड़ी था, एनपीसी नहीं। इससे सबकी उलझन और बढ़ गई। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो शीफैंग के पास जाकर पूछे, क्योंकि शीफैंग शायद जवाब ही न दे। अगर गलती से भी उन्होंने शीफैंग को नाराज कर दिया तो कौन जाने, शायद वो अगले ड्रिफ्टिंग ब्लड बन जाएं। शीफैंग ने अपने आसपास के लोगों के हैरान चेहरों को देखा। ये देखकर उसने बस हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जाने के लिए मुड़ गया। ईश्वर के क्षेत्र में 10 वर्ष रहने के बाद वह ईश्वर के क्षेत्र के नियमों को भलीभांति समझ चुका था। सुरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी खिलाड़ी द्वारा दूसरे खिलाड़ी पर हमला करने पर उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। हालांकि जब तक किसी कार्रवाई से कोई क्षति न हो, चाहे वह तीव्र शारीरिक संपर्क ही क्यों न हो, रक्षक उस पर ध्यान नहीं देते थे। ड्रिफ्टिंग ब्लड पर दबाव डालना और उसके कंधों पर थपथपाना, दोनों ही क्रियाएं नुकसान नहीं पहुंचाती थीं। बस फर्क इतना था कि इनमें इस्तेमाल की गई ताकत सामान्य क्रियाओं से अलग थी। जाहिर है, गार्ड्स को ऐसी क्रियाओं की परवाह नहीं थी, लेकिन ड्रिफ्टिंग ब्लड ने चार्ज नामक कौशल का इस्तेमाल किया, जिससे लक्ष्य को नुकसान के साथ साथ बेहोशी की हालत में पहुंचाया जा सकता था। इसके अलावा उसकी आक्रामक क्रियाएं भी थीं। गार्ड्स उसे आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। इस बीच महिला खिलाड़ियों को उत्पीड़न करने वाले खिलाड़ियों से बचने के लिए केवल उत्पीड़न विरोधी प्रणाली को सक्रिय करना होता था। हालांकि वायलेट क्लाउड ने हाल ही में गॉड्स डोमेन में प्रवेश किया था, इसलिए स्वाभाविक था कि उसे इसके बारे में जानकारी न हो। ड्रिफ्टिंग ब्लड के खतरे को लेकर शीफैंग ने कोई ध्यान नहीं दिया। मार्शल यूनियन एक ऐसी गिल्ड थी जो तीसरे दर्जे की भी नहीं थी। शीफैंग पहले कमजोर शैडो गिल्ड का नेतृत्व करते हुए कई प्रथम श्रेणी की गिल्डों का सामना कर चुका था, और ये प्रथम श्रेणी की गिल्डें भी उनके सामने बेबस थीं। मार्शल यूनियन, जो कुछ हजार खिलाड़ियों वाली एक साधारण गिल्ड थी, उसका तो जिक्र करना भी बेकार था। अगर वे उससे पंगा लेना चाहते तो वह उनसे निपट लेता। जादुई हथियार हाथ में लिए पुनर्जन्मित व्यक्ति होने के नाते उसे किस बात का डर था। वायलेट क्लाउड के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने की बात करें तो शीफैंग ने फिलहाल इसे टाल दिया और कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगा। लड़की की सतर्कता उसके लिए असहनीय थी। हालांकि शीफैंग उसके कारणों को समझता था। अगर उसकी जगह हिम देवी होती तो वायलेट क्लाउड की प्रतिक्रिया शायद अलग होती। शीफैंग कड़वाहट से हंसा और जाते समय अपना सिर हिलाया।
सर, कृपया एक पल रुकिए, वायलेट क्लाउड ने अंततः कहा, अब और सहन न कर पाने के कारण। 10 चांदी के सिक्कों का लालच बहुत प्रबल था। यह उसका सबसे बड़ा अवसर था। अगर वह इसे गंवा देती तो उसकी बीमार मां का क्या होता? ओह, क्या तुमने अपना मन बदल लिया? शी फैंग ने वायलेट क्लाउड के परेशान चेहरे को देखने के लिए पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। वायलेट क्लाउड सतर्क होकर शी फैंग की आंखों में देखती रही, उनमें छिपे किसी बुरे इरादे को पहचानने की कोशिश करती रही। हालांकि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे उनमें कोई विशेष भावना नजर नहीं आई। इसके बजाय उसे शी फैंग की आंखों की गहराई में एक विशाल सागर छिपा हुआ महसूस हुआ। फिर भी उसने सावधानी से पूछा, क्या तुम्हें सच में सिर्फ फलों का रस चाहिए और कोई और मांग नहीं है? पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। शी फैंग मन ही मन बुरी तरह घबरा रहा था। उसका बार बार पुष्टि मांगना, आखिर वह कितना अविश्वसनीय था। अगर उसमें पुरोहित देवी बनने की क्षमता न होती तो वह बहुत पहले ही चला गया होता, क्योंकि वह भी दूसरों द्वारा व्यभिचारी नीच समझे जाने को सहन नहीं कर पा रहा था। खैर, मुझे कुछ खाना बनाने के लिए एक शेफ की जरूरत है। कैसा रहेगा, हम एक समझौता कर लेते हैं और मैं तुम्हें अपना शेफ नियुक्त कर लेता हूं। मैं तुम्हें एक तीसरे दर्जे के गिल्ड के लाइफस्टाइल प्लेयर जैसा ही सम्मान दूंगा। मेन गॉड सिस्टम की गारंटी के साथ तुम निश्चिंत रह सकते हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मेरे साथ आ जाओ। अगर फिर भी तुम्हें तसल्ली ना हो तो यहीं रुक जाओ, शी फैंग ने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा। वायलेट क्लाउड अवाक रह गई। उसके सामने खड़ा आदमी सचमुच उसे नौकरी दे रहा था, और वो भी एक साधारण सी नौकरी। ये तो सबको पता ही होगा कि शेफ का काम एक ऐसा पद था जिसे कोई भी बहुत अच्छा नहीं मानता था। शेफ का काम करने वाले खिलाड़ियों को तो कोई नौकरी पर रखता ही नहीं था। उसने पहले अपनी सबसे अच्छी दोस्त से एक घटिया गिल्ड में लाइफस्टाइल प्लेयर के साथ होने वाले बर्ताव के बारे में सुना था। उस समय उसकी दोस्त ने ये भी बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड एक घटिया गिल्ड में लाइफस्टाइल प्लेयर है और उसे हर महीने कितना बढ़िया वेतन मिलता है। अच्छा प्रदर्शन करने पर उसे कई तरह के फायदे भी मिलते थे। ये वेतन असल जिंदगी में मिलने वाली कई नौकरियों से कहीं बेहतर था, और इसी वजह से वायलेट क्लाउड को बहुत जलन हुई। मैं आपके पीछे आ जाऊंगी, लेकिन मैं बहुत धीरे काम करती हूँ। क्या सच में कोई समस्या नहीं है? वायलेट क्लाउड ने दांत पीसते हुए शी फैंग की बात मान ली। अगर वह इस मौके को गंवा देती तो उसका भविष्य कैसा होता? उसके पिछले प्रदर्शनों को देखते हुए शी फैंग बुरा इंसान नहीं लगता था। इसके अलावा वह तो बस एक साधारण महिला खिलाड़ी थी। उसे साजिश रचने या उसे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी। यह एक आभासी दुनिया थी। अगर वह असल जिंदगी में अपना पता नहीं बताती तो शी फैंग उसे बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पाता। इसके अलावा ऐसा करने में शी फैंग को बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ता। तो मेरे पीछे आइए, मुझे अभी कुछ चीजें खरीदनी है, शी फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मानो वह बहुत शांत दिख रहा हो। हालांकि मन ही मन वह परमानंद से भरा हुआ था। उसने पलक झपकते ही एक पुजारी देवता को अपने जाल में फंसा लिया था। हिम देवी के लिए शी फैंग केवल माफी मांगते हुए कह सका, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। इसके बाद वायलेट क्लाउड शी फैंग के साथ चली गई। शी फैंग वायलेट क्लाउड को साथ लेकर एक बार फिर किराने की दुकान पर लौटा। उसने रसोइयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरण जैसे बर्तन, स्पैटुला, चाकू आदि खरीदे, जिन पर कुल मिलाकर 2 चांदी के सिक्कों से भी कम खर्च हुए। इसके बाद वह शेफ एसोसिएशन गया और एक चांदी का सिक्का खर्च करके बुनियादी खाना पकाने की रेसिपी की 2 शीट खरीदी। एक रेसिपी भेड़िए का मांस पकाने की थी और दूसरी ऊर्जावर्धक पेय बनाने की। साथ ही उसने इन रेसिपी के लिए आवश्यक कई सामग्रियां और फलों के रस के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने पर 5 चांदी के सिक्के और खर्च किए। वायलेट क्लाउड शी फैंग के इस व्यवहार से दंग रह गई। उसने सच में इतना पैसा खर्च कर दिया, इतनी सारी चीजें खरीद ली। वह वाकई हद से ज्यादा अमीर था। शी फैंग के बारे में उसकी पहले की धारणा पूरी तरह बदल गई। शी फैंग ने जिन सामग्रियों और व्यंजनों को खरीदने में इतना पैसा खर्च किया था, वे उसे एक उन्नत प्रशिक्षु शेफ के पद पर पदोन्नत करने के लिए पर्याप्त थे। यह ऐसा सम्मान था जो प्रथम श्रेणी के गिल्ड के लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को भी नहीं मिलता था। हालांकि वायलेट क्लाउड को इस बात का पता नहीं था कि शी फैंग को ये चीजें बहुत सस्ती लगती थीं। एक शेफ को प्रशिक्षित करना वाकई आसान था। व्यंजनों के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां एनपीसी से खरीदी जा सकती थीं, और एक उन्नत प्रशिक्षु रसोइया को प्रशिक्षित करने के लिए केवल 10 चांदी के सिक्के लगते थे। इतनी रकम तो किसी लोहार या औषधि निर्माता को प्रशिक्षित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होती। इसके बाद शी फैंग ने एक साधारण रसोईघर किराए पर लिया और वायलेट क्लाउड को वहां ले आया।
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ये सभी सामग्रियां और रेसिपी आपकी हो जाएंगी। आपको बस पहले 900 कप फलों का रस बनाना है। फिर बची हुई सारी सामग्री का उपयोग इन 2 रेसिपी के लिए करें। इन वस्तुओं की बिक्री पर आपको 20% हिस्सा मिलेगा। साथ ही आपके प्रदर्शन के आधार पर मैं हर महीने आपका मूल वेतन तय करूंगा। अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो आपको मुझे उस राशि का 10 गुना मुआवजा देना होगा। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हस्ताक्षर कर दें। शीफैंग ने मेन गॉड सिस्टम से लाइफस्टाइल खिलाड़ियों के लिए एक मानक रोजगार अनुबंध निकाला। कुछ अलग नियमों को छोड़कर ये अनुबंध अन्य अनुबंधों के समान ही थे। इनमें कोई खामी नहीं थी और कानून इन पर लागू होता था। अनुबंध पढ़ने के बाद वायलेट क्लाउड काफी देर तक स्तब्ध रही। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। उसे पता था कि निम्न श्रेणी के गिल्डों में लाइफस्टाइल खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उसे जो व्यवहार मिलने वाला था वह निश्चित रूप से उन लाइफस्टाइल खिलाड़ियों से बेहतर था। ये बात विशेष रूप से मूल वेतन के मामले में सच थी। निम्न श्रेणी के गिल्डों के लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को निश्चित रूप से ऐसा व्यवहार नहीं मिलता था। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? वायलेट क्लाउड ने नम आंखों से शीफैंग की ओर देखते हुए पूछा। वह कारण जानना चाहती थी। गलत मत समझो, मुझे बस एक शेफ की जरूरत है। मैंने तुम्हें इसलिए रखा है क्योंकि मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। अगर तुम इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करोगे और मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करोगे तो तुम यहां से चले जाओ। मुझे किसी निकम्मे को पालने पोसने में कोई दिलचस्पी नहीं है, शीफैंग अचानक गंभीर स्वर में बोला। वह वायलेट क्लाउड को यह बताना चाहता था कि उसका निजी शेफ बनना आसान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिना मेहनत किए लगातार चीजें मिलने पर लोग फिजूल खर्ची करने लगते हैं। शीफैंग की बात सुनकर वायलेट क्लाउड डर गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, अब और कोई बेवकूफी भरे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रही थी। शीफैंग के हावभाव से साफ था कि वह वाकई एक शेफ की तलाश में था और वायलेट क्लाउड का चयन महज संयोग से हुआ था। इसलिए वायलेट क्लाउड ने कलम उठाए और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। यह उसकी इस विकट परिस्थिति से निकलने का आखिरी मौका था। उसे इसे हर हाल में थाम लेना चाहिए था। बॉस, क्या मैं इन्हें यहीं बनाऊंगी? वायलेट क्लाउड ने तुरंत अपना रोल निभाते हुए बेहद विनम्र भाव दिखाया। उसने अपने आसपास का जायजा लिया। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा और शांत था। हालांकि बेसिक किचन का किराया बिल्कुल भी सस्ता नहीं था। हाँ, अब से तुम यही सामान बनाओगी। मैंने यहाँ की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है ताकि तुम कभी भी आ सको। तुम्हारे लिए लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त धन जमा है। यहाँ तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ की सुविधाएं भी बेहतरीन हैं, इसलिए तुम्हारी सफलता दर काफी बढ़ सकती है। अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो तुम अभी से काम शुरू कर सकती हो। 30 घंटे में अगर मुझे 900 कप फलों का रस नहीं मिला तो तुम जा सकती हो। शीफैंग वायलेट क्लाउड के रवैये से बहुत संतुष्ट था। अपनी बात खत्म करके वह मुड़ा और चला गया। वायलेट क्लाउड को युद्ध और लेवलिंग के रास्ते पर लाने के लिए उसे धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाने में और समय लगेगा। इसके अलावा शीफैंग का फलों के रस को लेकर एक बड़ा उद्देश्य था। वायलेट क्लाउड को अपने लिए फल का रस बनाने देना एक अच्छा विकल्प होगा। शीफैंग के जाते ही वायलेट क्लाउड की निगाहें उसकी पीठ पर टिक गईं। उसका हृदय शीफैंग के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसने ठान लिया कि वह ठीक से काम करेगी और अपने नए बॉस को निराश नहीं करेगी। शेफ एसोसिएशन छोड़ने के बाद शीफैंग फोजिंग एसोसिएशन में लौट आए। वर्तमान में फोजिंग एसोसिएशन में फोजरों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ये खिलाड़ी छोटे छोटे समूह बनाकर बातचीत करते थे, या तो अपनी सफलता दर बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करते थे या हैमर ट्रेडिंग और रहस्यमय फौजे के बीच चल रहे संघर्ष पर। ये दोनों खिलाड़ी ईर्ष्या के पात्र होने के साथ साथ पूजा के आदर्श भी बन चुके थे। क्या आपने अभी अभी हैमर ट्रेडिंग द्वारा पोस्ट किया गया लेख देखा? बेशक मैंने इसे देखा है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हैमर ट्रेडिंग इतना उग्र स्वभाव का होगा कि वह उस रहस्यमय जालसाज को चुनौती देने पर अड़ा रहेगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी इस मूल्य युद्ध से पीछे हटेगा वह हरामखोर होगा। मुझे सचमुच उनसे ईर्ष्या हो रही है। उन्हें तो कांस्य धातु गढ़ने का एक डिजाइन मिल गया था। कितना अच्छा होता अगर मुझे भी ऐसा एक डिजाइन मिल जाता। कम से कम अगर मेरे पास ऐसा डिजाइन होता तो मैं किसी तीसरे दर्जे के गिल्ड में तो शामिल हो सकता था। तुम्हें क्या पता, मैंने गिल्ड में मौजूद फोजर्स से सुना है कि ब्रॉन्ज फोजिंग डिजाइन्स का ड्रॉप रेट बेहद कम है। इतना ही नहीं, इसकी सफलता दर भी चौंकाने वाली है। फिलहाल इन्हें 3 से 4 सिल्वर कॉइन प्रति पीस के हिसाब से बेचना सरासर घाटे का सौदा है।
बेहतर एट्रीब्यूट्स वाली ग्लिमर चेस्ट प्लेट से तो और भी ज्यादा घाटा होगा। दूसरी तरफ सभी गिल्ड्स खुश हैं और हैमर ट्रेडिंग को उसके कामों के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं, वरना वे इतने कम दामों पर ब्रॉन्ज इक्विपमेंट कैसे खरीद पाते। सच कहूं तो मुझे हैमर ट्रेडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या सभी जालसाजों को एक साथ लाभ कमाने देना गलत था? वह रहस्यमय जालसाज को अंत तक चुनौती देने पर क्यों अड़ा है, जिससे दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है? इन खिलाड़ियों की बातें सुनकर शी फैंग गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हैमर ट्रेडिंग के व्यवहार से साफ था कि वह इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसके पास मौजूद चांदी के सिक्के निश्चित रूप से अपर्याप्त थे और वह इस समय बाजार से बेवजह चांदी के सिक्के खरीद रहा होगा। इससे चांदी के सिक्कों की कीमतों में भारी उछाल आएगा, इसलिए शी फैंग के लिए उन्हें बेचने का यह बिल्कुल सही मौका था। शी फैंग हैमर ट्रेडिंग को धन्यवाद देना चाहता था। अगर वह न होता तो उपकरणों का बाजार आज जितना जीवंत है उतना न होता। फिलहाल शी फैंग की जेब में नियमित अंतराल पर बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के आ रहे थे। हालांकि शी फैंग ने उनमें से काफी कुछ खर्च कर दिया था, फिर भी उसके पास मौजूद धन की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी। उसके पास मौजूद धन की मात्रा 3 सोने के सिक्कों तक पहुंच चुकी थी। रिसेप्शन डेस्क पर शी फैंग ने एक बार फिर 5 घंटे के लिए एक इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम किराए पर लिया, जिससे फोर्जिंग और निर्माण का एक नया दौर शुरू हुआ। हालांकि जाली मुद्रा बनाने से पहले शी फैंग वर्चुअल सेंटर में दाखिल हुआ। वह गॉड्स डोमेन की गेम करेंसी की कीमतें देखना चाहता था और अपने पास मौजूद कुछ गेम करेंसी बेचना चाहता था। इसे यूं ही जेब में रखना सरासर बेकार था। जब उसने कीमतें नहीं देखीं, तब शी फैंग को कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कीमतें देखीं, वह हैरान रह गया। भगवान के क्षेत्र में खिलाड़ियों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन खेल की मुद्रा बेचने वाले खिलाड़ियों की संख्या 100 से अधिक नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि विक्रय मूल्य आश्चर्यजनक थे। एक चांदी का सिक्का 60 क्रेडिट में बिक रहा था। ये कीमत शी फैंग के पिछले जीवन की तुलना में कम से कम दोगुनी थी। हालांकि इन खिलाड़ियों द्वारा बेचे गए चांदी के सिक्कों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 2 से 3 चांदी के सिक्के प्रति खिलाड़ी। विक्रेताओं के अलावा ऐसे खिलाड़ी भी थे जो भगवान के क्षेत्र की मुद्रा थोक में खरीद रहे थे। न्यूनतम खरीद मूल्य 55 क्रेडिट प्रति चांदी का सिक्का था, जबकि अधिकतम 58 क्रेडिट प्रति चांदी का सिक्का था। इसका मतलब यह था कि ईश्वर के क्षेत्र में एक चांदी का सिक्का ही शी फैंग के लिए 2 दिनों तक विलासितापूर्ण भोजन करने के लिए पर्याप्त था। इसी प्रतिस्पर्धा के कारण चांदी के सिक्कों की कीमतें इतनी अधिक हो गईं। खेल के मौजूदा चरण में अगर किसी के पास अक्ल है तो वह जानता होगा कि उसे अपनी गेम करेंसी नहीं बेचनी चाहिए। दूसरी ओर कई गिल्ड उचित कीमत पर बड़ी मात्रा में गेम करेंसी खरीद रहे थे। कुछ ही ऐसे ग्रुप और वर्कशॉप थे जो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी कुछ करेंसी बेच रहे थे। हालांकि उनकी बेची गई मात्रा बहुत कम थी। इसके अलावा उनकी कीमतें बहुत ज्यादा थीं। अलग अलग गिल्ड तो आखिरी उपाय के तौर पर ही इन ग्रुप से करेंसी खरीदते थे। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि इन गिल्ड्स को पता था कि उपकरणों की कीमत में प्रतिस्पर्धा उनके लिए लाभ कमाने का एक शानदार अवसर है, इसलिए वे बड़ी मात्रा में गेम करेंसी खरीदते थे। लेकिन बिक्री के लिए उतनी गेम करेंसी उपलब्ध नहीं थी। वे केवल वर्चुअल सेंटर पर बिकने वाली गेम करेंसी ही खरीद सकते थे। इसके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में गेम करेंसी आखिर जाती कहाँ थी? इसका अधिकांश हिस्सा निश्चित रूप से शी फैंग की जेब में था, जबकि एक छोटा हिस्सा सामग्री व्यापारी के पास था। इसका मतलब यह था कि शी फैंग गेम करेंसी बेचने में माहिर था। 100 लोगों का एक समूह भी शी फैंग की बराबरी करने में असमर्थ था। बिना किसी झिझक के शी फैंग ने तुरंत 3 सोने के सिक्के बिक्री के लिए रख दिए और प्रत्येक चांदी के सिक्के को 60 क्रेडिट में बेचा। शी फैंग को अभी भी 2 वर्चुअल गेमिंग हेलमेट खरीदने के लिए पैसे जुटाने थे, तो वह इन उद्योगपतियों के साथ विनम्रता कैसे बरत सकता था? हालांकि कीमत थोड़ी अधिक थी, लेकिन उपकरण प्राप्त करने के लिए व्हाइट रिवर सिटी के कई गिल्ड निश्चित रूप से उन्हें खरीद लेंगे। जब वह समय आएगा तो ये सभी गेम करेंसी अंततः उसके हाथों में वापस आ जाएंगी। इस मामले को सुलझाने के बाद शी फैंग ने उपकरण बनाने और फोर्जिंग डिजाइन तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 5 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। शी फैंग ने एक बार फिर 80 से अधिक ग्लिमर चेस्ट प्लेट और ग्लिमर चेस्ट प्लेट के लिए 50 फोर्जिंग डिजाइन तैयार किए। टेलीपोर्टेशन ऑर्ब द्वारा आवश्यक 200,000 EXP की आवश्यकता पूरी हो चुकी थी और उसका अपना अनुभव भी काफी बढ़ गया था। अब वह लेवल 4 से केवल 22% दूर था और इंटरमीडिएट फोर्जिंग अप्रेंटिस बनने के लिए उसे केवल 200 से कुछ अधिक प्रवीणता अंक चाहिए थे।
इस निर्माण सत्र में तैयार किए गए उपकरणों की तुलना में बनाए गए निर्माण डिजाइन सबसे अधिक मूल्यवान थे। ग्लिमर चेस्टप्लेट की मौजूदा लोकप्रियता को देखते हुए विभिन्न गिल्ड अपने स्वयं के कांस्य उपकरण निर्माण डिजाइन प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। वे अपने स्वयं के निर्माणकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अपने स्वयं के कांस्य उपकरण बनाना चाहते थे। आखिरकार कांस्य उपकरणों के मिलने की दर अत्यंत कम थी। शिकार के लिए उपलब्ध एलीट मॉन्स्टर भी बहुत अधिक नहीं थे। व्हाइट रिवर सिटी में लाखों खिलाड़ियों की तुलना में शी फैंग और हैमर ट्रेडिंग द्वारा बेचे जाने वाले उपकरणों की मात्रा नगण्य थी। फिर भी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को इन उपकरणों की आवश्यकता थी। फॉर्जिंग रूम से निकलने के बाद शी फैंग की जेब में पैसों की मात्रा एक बार फिर काफी बढ़ गई। इसलिए शी फैंग ट्रेड एरिया गया और एक बार फिर स्टोन और हार्ड स्टोन खरीदे। फिर उसने ऑक्शन हाउस में बिकने वाले कार्ड सेट और हार्ड स्टोन खरीद लिए और बदले में 80 से अधिक ग्लिमर चेस्ट प्लेट्स को नीलामी में रख दिया। हालांकि इस बार उपकरणों की बिक्री कीमत थोड़ी अलग थी। न्यूनतम कीमत अब 4 सिल्वर कॉइन नहीं बल्कि 3 सिल्वर कॉइन थी। प्रतिस्पर्धा के चलते हैमर ट्रेडिंग पागलपन की कगार पर पहुंच रहा था। जब हैमर ट्रेडिंग ने देखा कि शी फैंग ने एक बार फिर अपना विक्रय मूल्य कम कर दिया है, तो हैमर ट्रेडिंग को इतना गुस्सा आया कि वह खून से लथपथ हो गया। अब जब शी फैंग ने अपना विक्रय मूल्य कम कर दिया था, तो स्वाभाविक रूप से हैमर ट्रेडिंग को भी अपना विक्रय मूल्य कम करना पड़ा। क्या शी फैंग उससे अपनी किडनी बिकवाना चाहता था? क्या उसे इतना निर्दयी होना जरूरी था? हालांकि उस व्यक्ति ने स्वयं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शी फैंग का एकमात्र उद्देश्य ग्लिमर चेस्ट प्लेट का विज्ञापन करना था। नीलामी घर से निकलने के बाद शी फैंग ने दार्शनिक पत्थर और अन्य सामग्री बैंक में जमा कर दी। इसके बाद शी फैंग फार्मेसी गए और वहां से 2 स्टैक बेसिक रीजनरेशन पोशन खरीदे। फिर वे जादू की दुकान पर गए और 10 से अधिक प्रकार के जादू के स्क्रॉल खरीदे। उन्होंने प्रत्येक प्रकार के 5-5 स्क्रॉल खरीदे, जिनकी कीमत लगभग 20 से 40 कॉपर थी। अब जबकि टेलीपोर्टेशन मैजिक ऑर्ब के लिए आवश्यक अनुभव पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है, शी फैंग मूनलाइट फॉरेस्ट जा सकता है। हालांकि चांदनी वन में रहना आसान और सुकून भरा नहीं था। इसके विपरीत वहां एक के बाद एक संकट आते रहते थे, जिससे वह जगह बेहद खतरनाक हो जाती थी। खिलाड़ियों ने उस नक्शे को शाश्वत विश्राम की भूमि का नाम दिया था। उचित तैयारी के बिना खिलाड़ी वहां 10 में से 10 बार मर जाते। शी फैंग द्वारा खरीदे गए सभी स्क्रॉल जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक उपकरण थे। पहले उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जादुई स्क्रॉल खरीदने की जहमत नहीं उठाई। अब जब उसके पास पैसे थे, तो स्वाभाविक रूप से वह कंजूसी नहीं करेगा। कम से कम ये स्क्रॉल वहां उसकी जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बना सकते थे, बजाय इसके कि वह 10 में से 9 बार मर जाए। इसके बाद शी फैंग ने एक सुनसान जगह की तलाश की और टेलीपोर्टेशन मैजिक ऑर्ब को सक्रिय किया। फिर शी फैंग सफेद रोशनी की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और रेड लीफ टाउन से गायब हो गया। आकाश धुंधला सा धूसर था। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, जिसकी हल्की चांदी जैसी किरणें शांत जंगल में बिखर रही थीं। निर्मल झील से मेंढकों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल में जुगनू नाच रहे थे। ये दृश्य किसी बच्चों की परीक्षा के सपने जैसा था। ये स्थान मूनलाइट फॉरेस्ट था, जिसे खिलाड़ियों द्वारा शाश्वत विश्राम की भूमि के रूप में भी जाना जाता था। जैसे ही शी फैंग इस जगह पर पहुंचा, उसने सबसे पहले एक आइसोलेशन स्क्रॉल निकाला। तुरंत ही उसने स्क्रॉल में निहित जादू को सक्रिय कर दिया। स्क्रॉल पर लिखे चमकदार जादुई अक्षर तेजी से बाहर निकले और शी फैंग का शरीर अचानक धुंधला हो गया। दूर से देखने पर शी फैंग का अस्तित्व पहचानना बहुत मुश्किल था। प्रत्येक आइसोलेशन स्क्रॉल की कीमत 40 तांबे के सिक्के थी। यह एक औसत खिलाड़ी की लगभग पूरी संपत्ति के बराबर थी। हालांकि इसकी कीमत अधिक थी, लेकिन इसके प्रभाव उल्लेखनीय थे। आइसोलेशन स्क्रॉल किसी खिलाड़ी की उपस्थिति की अनुभूति को काफी हद तक कम कर सकता था, जिससे आसपास के दुश्मनों के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता था। स्क्रॉल की अवधि आधे घंटे की थी और खतरनाक क्षेत्रों की खोज करते समय यह एक अनिवार्य उपकरण था। हालांकि यह एक हत्यारे की स्टील्थ जितनी प्रभावी नहीं थी, लेकिन उन जॉब्स के लिए ये कुछ न होने से बेहतर थी जिनमें स्टील्थ की क्षमता नहीं थी। आइसोलेशन स्क्रॉल का उपयोग करने पर 30 गज के दायरे में लेवल 15 से नीचे के सामान्य मॉन्स्टर्स द्वारा खिलाड़ियों को आसानी से नहीं खोजा जा सकेगा। हाँ, अगर खिलाड़ी जानबूझकर मौत को दावत दे रहा हो और मॉन्स्टर पर हमला कर दे, तो बात अलग है। इसके बाद शी फैंग जंगल में घुसपैठ कर गया। वह मूनस्टोन की तलाश में मूनलाइट फॉरेस्ट के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ा, ताकि वह उस घृणित अभिशाप को और भी तेजी से दूर कर सके। चांदनी वन 9वें स्तर का एक राक्षसी इलाका था। ये तारा चंद्रमा साम्राज्य में नहीं,
बल्कि एक अलग थलग स्थान पर स्थित था। हर शहर में चांदनी वन की ओर जाने वाला एक दूरसंचार द्वार था। शी फैंग के पिछले जीवन में ईश्वर के क्षेत्र में 9वें स्तर के 90% से अधिक खिलाड़ी खजाने की खोज में यही समय बिताते थे। हालांकि अगर कोई खिलाड़ी 10वें स्तर का भी होता तो भी ये जगह उसका सफाया कर देती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ के राक्षस आमतौर पर 3 से 5 के समूह में रहते थे और उनके पास शक्तिशाली कौशल होते थे। एक छोटी सी गलती भी पूरी टीम को खत्म कर सकती थी। इसके बावजूद खिलाड़ी डटे रहते थे और बार बार मौत के मुंह में जाते थे, मानो उन पर किसी भूत का साया हो। लगातार होने वाली मौतों के कारण चांदनी वन को लोग शाश्वत विश्राम की भूमि कहते थे। इस बीच इन खिलाड़ियों के इतने दृढ़ संकल्प का मुख्य कारण ये था कि यहाँ के राक्षस रत्न गिराते थे। इसके अलावा रत्न गिरने की दर अपेक्षाकृत अधिक थी। यहाँ खजाने के बक्सों की संख्या भी अधिक थी। जब तक किसी को खजाना बक्सा मिल जाता, रत्न प्राप्त करने की 80% संभावना होती थी। ईश्वर के क्षेत्र में रत्नों का बहुत महत्व था। इसका कारण ये था कि वे किसी उपकरण के गुणों को बढ़ा सकते थे। रत्नों के रंग के आधार पर उनके द्वारा बढ़ाए जाने वाले गुण भी भिन्न होते थे। लाल रत्न शक्ति बढ़ाते थे, पीले रत्न चपलता बढ़ाते थे, नीले रत्न सहन शक्ति बढ़ाते थे, बैंगनी रत्न बुद्धि बढ़ाते थे और हरे रत्न जीवन शक्ति बढ़ाते थे। एक प्रथम श्रेणी का रत्न किसी गुण को 2 अंक तक बढ़ा सकता था। हालांकि इस महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। कांस्य के उपकरण में 1 रत्न जड़ा हो सकता था, जबकि रहस्यमय लोहे के उपकरण में 2 रत्न जड़े हो सकते थे। यदि किसी खिलाड़ी द्वारा पहने जाने वाले प्रत्येक उपकरण में रत्न जड़े हों तो संचित गुणों की संख्या बहुत ही भयावह होगी। इसी वजह से रत्नों की मांग बहुत अधिक थी। रत्नों की कीमतें हमेशा ऊंची बनी रहती थीं, जिसके चलते कई खिलाड़ी चांदनी वन में रत्नों की खेती करने का बड़ा जोखिम उठाते थे। इसके अलावा चांदनी वन में अयस्क, जड़ी बूटियां, दुर्लभ खाद्य पदार्थ आदि जैसे कई संसाधन मौजूद थे। हालांकि चांदनी वन का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा वहां स्थित 50 लोगों की क्षमता वाला कालकोठरी, सोता हुआ किला था। ये कालकोठरी कार्ड सेटों के आदान प्रदान का स्थान भी था। हालांकि कालकोठरी को किसी टीम द्वारा पूरी तरह से साफ किए जाने के बाद ही उसी क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपने कार्ड सेटों का आदान प्रदान करने के लिए कालकोठरी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। हालांकि शी फैंग का वर्तमान लक्ष्य कार्ड सेट नहीं बल्कि मूनस्टोन थे। मूनस्टोन केवल मूनलाइट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में ही पाए जा सकते थे, लेकिन शी फैंग को कार्रवाई करते समय सावधानी बरतनी ही थी। मूनलाइट फॉरेस्ट में मौजूद अत्यधिक खतरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, शी फैंग अभी केवल लेवल 3 पर था और वह लेवल 9 के राक्षसों वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती तो उसके द्वारा अर्जित 200,000 अनुभव व्यर्थ हो जाते और उसे फिर से सब कुछ अर्जित करना पड़ता। वह अभी तक लेवल 10 तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह शहरों में पाए जाने वाले टेलीपोर्टेशन गेट को सक्रिय नहीं कर सकता था। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसके पास रेड लीफ टाउन लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और अगर वह इस स्थान पर लौटना चाहता तो उसके पास आवश्यक अनुभव अर्जित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल शी फैंग स्तर के मामले में अग्रणी विशेषज्ञों से काफी पीछे था। अगर शी फैंग एक बार भी मर जाता है और उसे 200,000 अनुभव अंक फिर से हासिल करने पड़ते हैं तो यह उसके लिए एक भयानक स्थिति होगी। जंगल में प्रवेश करते ही शी फैंग ने 9वें स्तर के छाया तेंदुओं को पेड़ों या झाड़ियों में छिपे हुए देखा, जिनमें से प्रत्येक अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार था। यदि आइसोलेशन स्क्रॉल न होता तो शी फैंग कब का पकड़ा जा चुका होता। स्वाभाविक रूप से शी फैंग 9वें स्तर के राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वह उनसे बचकर ही रह सकता था। इसके अलावा उसका उद्देश्य राक्षसों को मारना नहीं था और उससे भी बढ़कर उसे शैडो लेपर्ड से लड़ाई मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शी फैंग ने सावधानीपूर्वक एक एक करके छाया तेंदुओं का चक्कर लगाया। ऐसा करने में 1 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद वो पत्थरों से बने एक विशाल और ऊंचे जंगल में पहुंचा। इस पथरीले जंगल में पर्वतीय दानव योद्धा कहलाने वाले युद्ध के दीवाने लोगों का एक समूह रहता था। वे दृढ़ निश्चयी योद्धा थे जो कष्टों से नहीं डरते थे। उन्हें सबसे ज्यादा युद्ध करना पसंद था और जितना भयंकर युद्ध होता उतना ही अच्छा। साथ ही वे एक विशाल खजाने की रक्षा भी कर रहे थे और उस खजाने में दुर्लभ मूनस्टोन भी शामिल था। हालांकि पूरा पथरीला जंगल इन कवचधारी विशालकाय जीवों से भरा हुआ था। 2 आदमियों की ऊंचाई के बराबर नुकीले डंडे लिए ये जीव पथरीले जंगल में गश्त लगाते थे और किसी को भी अंदर जाने से रोकते थे। अगर शी फैंग पथरीले जंगल में कदम रखता तो उसके पकड़े जाने की 100% संभावना थी।
उस समय पर्वतीय दानव योद्धाओं का एक समूह उस पर टूट पड़ता और उनके नुकीले डंडों के एक एक वार से शी-फैंग आसानी से मांस का पेस्ट बन जाता। पर्वतीय पशु योद्धा सामान्य रैंक स्तर 9 HP 1100। लगता है मुझे रास्ता धीरे धीरे ही साफ करना पड़ेगा। आधा दिन खोजबीन करने के बाद भी शी-फैंग को जंगल के भीतरी हिस्से में प्रवेश करने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिला। अब उसके पास एकमात्र विकल्प था कि वह मार काट मचाते हुए आगे बढ़े। शी-फैंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि महाकाव्य खोज की कठिनाई वाकई बहुत कठिन थी। ये तो बस शुरुआत थी और उसे अभी से 9वें स्तर के पर्वतीय दानव योद्धाओं का सामना करना पड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सौभाग्य से वह चांदनी वन के भूभाग से भलीभांति परिचित था। वह अपने सामने मौजूद राक्षस योद्धाओं से निपटने के कई तरीके जानता था। पर्वतीय दानव योद्धा असाधारण रूप से शक्तिशाली थे और उनके हमले असाधारण थे। यहाँ तक कि समान स्तर के ढाल योद्धा और संरक्षक योद्धा भी उनके कुछ ही वार झेल पाते थे। हालांकि उनके शरीर विशालकाय थे, जिसके कारण उनकी गति अपेक्षाकृत धीमी थी। शी-फैंग के पिछले जीवन में कई तत्ववादी थे जो उनकी गति कम करने के लिए हिमतीर का प्रयोग करते थे। फिर वे पथरीले जंगल के अनूठे भूभाग का लाभ उठाकर नुकीले गधाओं के हमलों से बचते थे और पर्वतीय दानव योद्धाओं को चकमा देकर मार डालते थे। इसके बाद ये पथरीला जंगल दूर से हमला करने वाले खिलाड़ियों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया। इस पथरीले जंगल में माउंटेन बीस्ट फाइटर्स को विभिन्न तरीकों से चकमा देते हुए देखा जा सकता था। हालांकि शी-फैंग के पास गति कम करने की कोई क्षमता नहीं थी, फिर भी वह अन्य तरीकों से इसकी पूर्ति कर सकता था। पर्वतीय दानव योद्धाओं को चकमा देने के लिए उसके पास दुर्लभ कौशल रक्षात्मक ब्लेड एक था, जिससे उसकी आक्रमण सीमा काफी बढ़ जाती थी। शी-फैंग को विश्वास नहीं था कि उसके जैसा तलवारबाज विशेषज्ञ भूभाग का उपयोग करके हमलों से बचने के मामले में एक स्तर 10 के तत्ववादी को हरा नहीं सकता। भूभाग का ठीक से अवलोकन करने के बाद शी-फैंग ने अपने मन में कुल 5 बार अभ्यास सिमुलेशन चलाया। वास्तविक क्रियाकलाप के दौरान मानसिक अनुकरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक विशेषज्ञ वास्तव में कार्रवाई करने से पहले क्रियाकलाप का मानसिक अनुकरण करता है। विशेषज्ञों के विशेषज्ञ होने का कारण ये था कि उन्होंने दूसरों की तुलना में कहीं अधिक तैयारी की थी। कई बार ऐसा होता था कि औसत दर्जे के खिलाड़ी भी खेल जगत के माहिर खिलाड़ियों की प्रशंसा करते थे। वे अपनी कमजोरियों पर अफसोस जताते थे और सोचते थे कि वे कभी भी इन माहिर खिलाड़ियों के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन असल में उन्हें यह नहीं पता था कि ये माहिर खिलाड़ी हर दिन कितनी मेहनत करते हैं। इन माहिर खिलाड़ियों को हर दिन जितनी तकलीफें सहनी पड़ती थीं, वह औसत खिलाड़ी की तुलना में कहीं ज्यादा थी। यही वजह थी कि वे इतनी शानदार सफलता हासिल कर पाते थे। सिमुलेशन पूरा करने के बाद शी-फैंग ने एक ब्लैक स्टील बियर और एक स्पीड स्क्रॉल निकाली। ब्लैक स्टील बियर किसी भी राक्षस का स्तर 2 तक कम कर सकती थी। एबिसल ब्लेड के गुणों के कारण शी-फैंग को स्तर के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहां तक कि 9वें स्तर के राक्षस का सामना करते समय भी वह सामान्य रूप से नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता था। स्पीड स्क्रॉल की बात करें तो प्रत्येक स्क्रॉल की कीमत 25 तांबे के सिक्के थी। यह उपयोगकर्ता की गति को 10 मिनट के लिए 25% बढ़ा देता था। जंगल में ये स्क्रॉल जीवन रक्षक वस्तु थी। शी-फैंग ने ऐसे मौकों के लिए कुल 20 स्क्रॉल खरीदे थे। अगर किसी आम खिलाड़ी को इसके बारे में पता चलता तो वो शी-फैंग को फिजूल खर्ची कहकर कोसता। ऐसी चीज का इस्तेमाल तो तभी किया जाता है जब जान बचाने का कोई जरिया हो। वहीं शी-फैंग ने इसका इस्तेमाल आम राक्षसों को मारने के लिए किया। ये तो हद से ज्यादा खर्चीला था। यदि शी-फैंग पर श्राप न होता तो वह अपने गुणों के बल पर इन राक्षसों को आसानी से चकमा दे सकता था। हालांकि अब उसके गुण 50% कम हो गए थे। दमन इतना अधिक था कि गति स्क्रॉल का उपयोग करना अधिक सुरक्षित था। अगर शी-फैंग से कोई गलती हो जाती तो सिर्फ एक लेवल कम होना ही काफी नहीं होता, उसे 200,000 EXP भी गंवाने पड़ते। शी-फैंग ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को आराम देते हुए पास के पर्वतीय दानव योद्धा की ओर देखा। इसके बाद उसके दोनों पैर पूरी ताकत से आगे बढ़े और वह पर्वतीय दानव योद्धा की ओर दौड़ पड़ा। टेल नोट्स 1 रक्षात्मक ब्लेड अध्याय 52 में उल्लेखित सामान्य हमलों की सीमा उपयोग के बाद 10 गज बढ़ जाती है। अधिकतम 6 दूर से किए गए हमलों या 3 नजदीकी हमलों को रोक सकता है। अवधि 25 सेकंड। जब शी-फैंग और पर्वतीय दानव योद्धा के बीच की दूरी 30 गज से कम रह गई तो उस दानव ने शी-फैंग को अपनी ओर तेजी से आते हुए देख लिया। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और कान फाड़ देने वाली युद्ध गर्जना की।
उसने अपना विशाल नुकीला गदा उठाया और एक जोरदार आक्रमण करते हुए शी फैंग की ओर दौड़ पड़ा। शी फैंग ने तुरंत अगाध तलवार निकाली। शी फैंग ने पैरी का इस्तेमाल करते हुए तलवार से क्षैतिज वार किया। पेंग! शी फैंग 5 गज पीछे जा गिरा और बिना कोई चोट खाए माउंटेन बीस्ट फाइटर से कुछ दूरी पर पहुंच गया। जमीन पर उतरते ही वह तुरंत घूमा और पत्थर के जंगल की ओर दौड़ पड़ा। यदि खिलाड़ी माउंटेन बीस्ट फाइटर के चार्ज से प्रभावित होते हैं तो राक्षस तुरंत ब्रेक का उपयोग करके खिलाड़ी की गति को कम कर देगा, जिससे उन्हें भागने से रोका जा सके। शी फैंग के पिछले जीवन में बीस्ट फाइटर के चार्ज से प्रभावित होने वाले एलिमेंटलिस्ट तुरंत फ्रोजन नोवा का उपयोग करके राक्षस को 8 सेकंड के लिए जमा देते थे। वे कुछ दूरी बनाकर आगे बढ़ते थे और फिर राक्षस को चकमा देते हुए उस पर हमला जारी रखते थे। माउंटेन बीस्ट फाइटर्स पहली मुठभेड़ में ही चार्ज का उपयोग करते थे और उसके बाद दमनकारी कौशल का प्रयोग करते थे। जब तक एलिमेंटलिस्ट राक्षसों को अपने पास नहीं आने देते थे, तब तक कोई खतरा नहीं होता था। इसके अलावा पास में ही कई बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जिनका इस्तेमाल माउंटेन बीस्ट फाइटर्स के साथ खेलने के लिए किया जा सकता था, जिससे उन्हें मारना काफी आसान हो जाता था। स्पीड स्क्रॉल का इस्तेमाल करने के बाद शी फैंग की गति माउंटेन बीस्ट फाइटर से बस थोड़ी सी ही तेज थी। यह अंतर इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसी छोटे से अंतर के कारण माउंटेन बीस्ट फाइटर उसे पकड़ नहीं पाया। घने पत्थर के जंगल में प्रवेश करने के बाद शी फैंग ने मुड़कर थंडरिंग फ्लैश का इस्तेमाल किया। 15 गज की दूरी से तलवार की 3 किरणें तुरंत बीस्ट फाइटर के कवच को भेद गईं, जिससे उसे -15, -19 और -13 का नुकसान हुआ। लेवल सेपरेशन के बिना भी भले ही शी फैंग के एट्रीब्यूट्स 50% कम हो गए हों, उसकी आक्रमण शक्ति और कौशल शक्ति अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। उस कौशल का प्रयोग करने के बाद शी फैंग की गति थोड़ी धीमी हो गई और पर्वतीय दानव योद्धा पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया। वार लगने से दानव योद्धा स्पष्ट रूप से क्रोधित था। उसने दहाड़ते हुए अपने नुकीले गदा को लहराया और शी फैंग पर प्रहार किया। शी फैंग ने जल्दी से अपना शरीर घुमाया और पास की एक चट्टान के पीछे छिप गया। नुकीली लाठी शी फैंग पर नहीं लगी, वह केवल पत्थर से टकराए और टूटे हुए पत्थरों की छींटें पड़ गईं। इस हमले के दौरान शी फैंग एक बार फिर राक्षस से 8 गज से अधिक की दूरी पर खींच गया। थंडरिंग फ्लैश का उपयोग करने के बाद शी फैंग ने डिफेंसिव ब्लेड को सक्रिय किया। उसकी आक्रमण सीमा अचानक बढ़कर 15 गज हो गई। जब तक वह माउंटेन बीस्ट फाइटर से 5 गज की दूरी बनाए रखता, तब तक वह राक्षस उस पर प्रहार नहीं कर पाता। शी फैंग ने अपनी तलवार लहराते हुए राक्षस से अपनी दूरी पर पूरा ध्यान दिया और जब भी वह बहुत करीब आता तो अपने डंडे से बचने के लिए पीछे हट जाता। इस तरह तलवार की रोशनी की लकीरें लगातार पर्वतीय दानव योद्धा के शरीर पर पड़ती रहीं। दानव योद्धा असहाय होकर केवल दहाड़ता रहा और उसकी शक्ति लगातार कम होती गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतना फुर्तीला और चालाक हो सकता है। हर बार जब उसका हमला होने वाला होता तो वह पास की किसी चट्टान की ओर हट जाता। उसका भारी भरकम नुकीला डंडा उस पर बिल्कुल भी वार नहीं कर पाया, बल्कि इससे केवल उसके और उस इंसान के बीच की दूरी ही बढ़ती गई। जैसे ही माउंटेन बीस्ट फाइटर की एचपी 7% से कम हुई, अचानक एक और माउंटेन बीस्ट फाइटर एक चट्टान के पीछे से प्रकट हुआ। उसने शी फैंग का रास्ता रोक दिया और उस पर चार्ज का इस्तेमाल किया। भाग जाओ! अचानक एक और राक्षस के प्रकट होने पर शी फैंग ने तुरंत उस पर अगाध बंधन अबिसल बाइंड का प्रयोग किया, जिससे राक्षस हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। साथ ही अगाध बंधन ने उसके जानलेवा हमले चार्ज को भी विफल कर दिया। चूंकि पर्वतीय दानव योद्धा को कैद कर लिया गया था, इसलिए शी फैंग ने स्वाभाविक रूप से अपनी इस क्षमता को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने तुरंत पवन तलवार का प्रयोग किया, जिससे कम शक्ति वाले पर्वतीय दानव योद्धा को झटक कर दूर कर दिया और उसकी तलवार बंधे हुए पर्वतीय दानव योद्धा की गर्दन पर जा लगी। शी फैंग ने आगे 2 चाबुक का प्रयोग किया, जिससे दानव पर रक्तस्राव का प्रभाव उत्पन्न हुआ। फिर उसने दानव पर एक और चाबुक का प्रयोग किया। महज 3 सेकंड के भीतर शी फैंग ने इस माउंटेन बीस्ट फाइटर की 16% एचपी को कम कर दिया था। कम एचपी वाले माउंटेन बीस्ट फाइटर को पकड़ते हुए देखकर शी फैंग ने चकमा दिया और प्रतिबंधित बीस्ट फाइटर के पीछे पहुंच गया। उसने गहरे काले रंग की अगाध तलवार को ऊपर उठाया और अचानक नीचे की ओर वार किया। गड़गड़ाहट भरी बिजली दोनों पर्वतीय दानव योद्धाओं के सिर के ऊपर लगातार -16, -19 और -23 का नुकसान हुआ। कम एचपी वाला दानव योद्धा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सिस्टम माउंटेन बीस्ट फाइटर मारा गया। लेवल में 6 का अंतर। प्राप्त ईएक्सपी में 600% की वृद्धि हुई। कुल 36 ईएक्सपी प्राप्त हुए।
शिफैंग, जो वर्तमान में लेवल 3 पर था, के लिए इतना अनुभव नगण्य माना जा सकता था। दूसरी ओर कौशल का उपयोग करने के लिए दक्षता अंक बहुत तेजी से प्राप्त हो रहे थे। प्रत्येक उपयोग से कौशल की दक्षता में निश्चित रूप से 3 अंक की वृद्धि होती थी। इससे चॉप जल्दी ही लेवल 3 पर पहुंच गया। एबिसल ब्लेड के गुणों के अलावा शिफैंग का चॉप अब लेवल 5 पर था। इसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। डबल चॉप भी लेवल 2 पर पहुंच गया था, और यदि इस कौशल का उपयोग एबिसल ब्लेड के माध्यम से किया जाता तो ये लेवल 4 का डबल चॉप होता। रक्तस्राव प्रभाव से होने वाला नुकसान भी काफी बढ़ गया था। बंधनों में जकड़ा हुआ पर्वतीय दानव योद्धा दहाड़ा। वह अंततः जंजीरों से मुक्त हो गया और शी-फैंग को नष्ट करना चाहता था। हालांकि शी-फैंग ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने तुरंत राक्षस से 5 गज की दूरी बना ली और उसका पीछा करना जारी रखा। हालांकि डिफेंसिव ब्लेड का कूलडाउन लंबा और अवधि छोटी थी, लेकिन थंडरिंग फ्लैश, डबल चॉप और पेरी का एक साथ उपयोग करके शी-फैंग धीरे धीरे माउंटेन बीस्ट फाइटर को कमजोर कर सकता था। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि एक और माउंटेन बीस्ट फाइटर ढेर हो गया। हालांकि पर्वतीय दानव योद्धाओं ने शी-फैंग को कोई विशेष पुरस्कार नहीं दिया। उन्हें केवल 3 कठोर पत्थर और 2 तांबे के सिक्के मिले। दूसरी ओर इन पर्वतीय दानव योद्धाओं को मारना कौशल दक्षता अंक अर्जित करने का एक अच्छा तरीका था। इसके बाद शी-फैंग पर्वतीय दानव योद्धाओं को मारते हुए आगे बढ़ा। इन राक्षसों का पुनरुत्पादन समय कम था, इसलिए समय समय पर शी-फैंग 2-3 पर्वतीय दानव योद्धाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। सौभाग्य से पत्थर के जंगल में संकरे रास्ते थे। इसके परिणामस्वरूप दानव योद्धा एक दूसरे का रास्ता रोक लेते थे, जिससे उनकी संख्या बढ़ने के कारण उनकी गति कम हो जाती थी। ये देखकर शी-फैंग को अचानक एक विचार आया। उसने एक के बाद एक कई पर्वतीय दानव योद्धाओं को लुभाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने 20 से अधिक राक्षसों को अपने जाल में फंसा लिया। राक्षस झुंड बनाकर शी-फैंग का पीछा करने लगे, लेकिन पथरीले जंगल के संकरे रास्तों के कारण उनके पीछे मौजूद पर्वतीय दानव योद्धा भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। रात के 11:26 शी-फैंग लगातार नए पर्वतीय योद्धाओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा और पीछे वालों पर हमला करता रहा। इस तरह वह उनके शरीर को खींचता रहा। जरा सी भी हरकत होती तो वे दूसरे पर्वतीय योद्धाओं से टकरा जाते। इस स्थिति ने शी-फैंग को काफी हद तक निश्चिंत कर दिया। शी-फैंग लगातार थंडरिंग फ्लैश और अन्य कई कौशलों का उपयोग करके अपने पीछे मौजूद माउंटेन बीस्ट फाइटर्स के एचपी को कम करता रहा। पब फ्यूचर एड्स। शी-फैंग लगातार नए पर्वतीय पशु योद्धाओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा और अपने पीछे वालों पर हमला करता रहा। इस तरह शी-फैंग के कौशल दक्षता अंक लगातार बढ़ते रहे। 3 घंटे बाद थंडरिंग फ्लैश लेवल 3 पर, चॉप लेवल 5 पर, डबल चॉप लेवल 4 पर, विंड ब्लेड लेवल 3 पर, डिफेंसिव ब्लेड लेवल 2 पर और विंडवॉक लेवल 2 पर पहुंच गया था। इस वृद्धि के कारण शी-फैंग राक्षसों को अधिक आसानी से मार सकता था। अगाध तलवार से मिली शक्ति के साथ एक ही थंडरिंग फ्लैश से प्रत्येक माउंटेन बीस्ट फाइटर के 90 से अधिक एचपी कम हो सकते थे। एक चॉप से भी 60 से अधिक अंक का नुकसान हो सकता था। डबल चॉप से होने वाला रक्तस्राव भी बहुत शक्तिशाली था। हालांकि शी-फैंग का स्तर 3 पर ही रहा। वह अभी भी स्तर 4 से काफी दूर था। यदि अभिशाप न होता तो वह बहुत पहले ही स्तर बढ़ा चुका होता। जमीन पर बिखरे हुए पर्वतीय दानव योद्धाओं के शवों को देखकर शी-फैंग ने आराम करने और लूट का सामान उठाने का फैसला किया। अन्यथा ये सभी शव बहुत बड़ी बाधा बन जाते। गॉड्स डोमेन में यदि कोई खिलाड़ी लूट का सामान नहीं उठाता है तो सिस्टम द्वारा राक्षस के शव को हटाने में 24 घंटे का समय लगेगा। सैकड़ों माउंटेन बीस्ट फाइटर्स से मिला लूट का माल बेहद चौंकाने वाला था। सिर्फ पैसों से ही 4 से ज्यादा चांदी के सिक्के मिल गए। साथ ही काफी सारा सामान भी मिला। मूनस्टोन की बात करें तो 7 टुकड़े मिले, 30 टुकड़ों से अभी भी काफी कम थे। इसके अलावा लेवल 7 से लेवल 10 तक के कुछ आम उपकरण भी मिले। अरे, क्या ये सिल्वर मून सेट के उपकरणों में से एक नहीं है? शी-फैंग ने थोड़ा चौंकते हुए जमीन से एक चांदी सफेद हेलमेट उठाया। सिल्वर मून हेलमेट, कांस्य प्लेट कवच। उपकरण आवश्यकता: मजबूती 35, रक्षा जोड़ 4-3, ताकत जोड़ 5, चपलता जोड़ 4, सहन शक्ति जोड़ 4, युद्ध से उबरने की क्षमता जोड़ 1, टिकाऊपन 40/40, निडर और तलवारबाज तक सीमित। ये हेलमेट सिल्वर मून सेट के 5 उपकरणों में से एक था। सेट के 2 उपकरण प्राप्त होते ही पहला सेट इफेक्ट सक्रिय हो जाता था। दूसरे सेट इफेक्ट के लिए 4 उपकरणों की आवश्यकता होती थी, जबकि तीसरे सेट इफेक्ट के लिए सभी 5 उपकरणों की आवश्यकता होती थी। प्रत्येक सेट इफेक्ट पिछले वाले से बेहतर था।
सिल्वर मून सेट को लेवल 10 से नीचे के बर्सेरकर्स और स्वॉर्ड्समैन के लिए सर्वश्रेष्ठ सेट उपकरणों में से एक माना जाता था। हालांकि इसके मिलने की दर बहुत कम थी और पूरा सेट इकट्ठा करना बेहद मुश्किल था। अन्य उपकरणों के विपरीत सिल्वर मून सेट उपकरण में कोई लेवल लिमिट नहीं थी। ये केवल एट्रीब्यूट्स द्वारा सीमित था। जब तक कोई खिलाड़ी आवश्यक एट्रीब्यूट्स को पूरा करता था, वह इसे पहन सकता था। अचानक शी फैंग को सिल्वर मून सेट उपकरण में बहुत रुचि हो गई। शायद इसका कारण ये था कि मैप में अभी तक कोई डेटा नहीं था, इसलिए ड्रॉप रेट इतना अधिक था। अगर शी फैंग इस मौके को गंवा देता तो उसे भविष्य में इसका बहुत पछतावा होता। औसत खिलाड़ी के लिए ताकत में 35 अंक होने पर इस उपकरण को पहनने के लिए उन्हें संभवतः लेवल 8 या 9 तक पहुंचना होगा। हालांकि शी फैंग के गुणों के साथ वह अभिशाप को हटाकर लेवल 5 तक पहुंचते ही इसे पहन सकता है। यदि वह पूरा सेट प्राप्त कर लेता है तो उसके गुण आसमान छू लेंगे। उस समय लेवल 5 शील्ड को मारना भी संभव होगा। कांसे के साजो सामान से परिपूर्ण योद्धा को हराना तो बच्चों का खेल होगा। बस इस विचार मात्र से ही रोमांच होता है। शी फैंग ने सिल्वर मून हेलमेट को अपने पास रख लिया और अधिक पर्वतीय पशु योद्धाओं की तलाश में पत्थर के जंगल में और गहराई तक आगे बढ़ता रहा। पहले शी फैंग का सारा ध्यान केवल मूनस्टोन्स और मूनलाइट फॉरेस्ट के भयानक रहस्यों पर केंद्रित था। वह पूरी तरह से भूल गया था कि मूनलाइट फॉरेस्ट एक अनछुआ नक्शा था। यहाँ के खजाने अतुलनीय थे। बात बस इतनी थी कि शी फैंग के पिछले जन्म में जब वह मूनलाइट फॉरेस्ट पहुंचा तो उस जगह को प्रथम और द्वितीय श्रेणी के गिल्डों के विशेषज्ञों ने बहुत पहले ही लूट लिया था और केवल कुछ अवशेष ही बचे थे। तब भी शी फैंग को उन अवशेषों के लिए अन्य गिल्डों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। जहां तक आम खिलाड़ियों की बात है, उन्हें तो उन सेकंड हैंड सामानों को हासिल करने का मौका भी नहीं मिला। जब तक आम खिलाड़ी वहां पहुंचे तब तक मूनलाइट फॉरेस्ट को न जाने कितनी बार लूटा जा चुका था। फिर भी ये खिलाड़ी इस जगह को एक अनमोल भूमि मानते थे। कल्पना कीजिए कि अछूता मूनलाइट फॉरेस्ट कितना आकर्षक रहा होगा। अब जब वह यहाँ एक कदम आगे था तो उन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के गिल्डों को मौका नहीं मिलेगा। वह स्वयं चांदनी वन के हर कोने का पता लगाएगा और सब कुछ लूट लेगा ताकि उन गिल्डों को भी पुराने सामान का स्वाद चखने को मिले। 2 घंटे बाद शी फैंग आखिरकार पत्थर के जंगल के केंद्र में पहुंच गया। यहां तक पहुंचने के रास्ते में शी फैंग ने लगातार पर्वतीय दानव योद्धाओं को मार गिराया, जिससे उसे 3 और मूनस्टोन के टुकड़े और बहुत सारा पैसा और सामग्री प्राप्त हुई। संयोगवश शी फैंग को पर्वतीय दानव योद्धाओं का एक शिविर मिला। शिविर चारों ओर से पर्वतीय दानव योद्धाओं से घिरा हुआ था और एक मोटे अनुमान से शी फैंग को पता चला कि वहां 40 से अधिक दानव थे। इसके अलावा शिविर के पास पर्वतीय दानव योद्धाओं के कई दस्ते गश्त कर रहे थे। कुल मिलाकर उनकी संख्या 100 से अधिक थी। माउंटेन बीस्ट फाइटर्स का शिविर वह स्थान था जहां वे अपना खजाना छिपाते थे। कई गिल्ड अक्सर 20 एलीट खिलाड़ियों की टीमें भेजकर मूनलाइट फॉरेस्ट में स्थित विभिन्न राक्षस शिविरों पर धावा बोलते थे। हर बार जब वे ऐसा करते थे तो उन्हें अच्छी मात्रा में खजाने मिलते थे। इस बीच शी फैंग के सामने स्थित माउंटेन बीस्ट फाइटर कैंप पर पहले कभी छापा नहीं पड़ा था। वहां निश्चित रूप से कोई बड़ा खजाना छिपा था। शी फैंग शायद आवश्यक मूनस्टोन इकट्ठा करने के साथ साथ कई प्रथम श्रेणी के रत्न और उपकरण भी प्राप्त कर सके। हालांकि हर राक्षस शिविर से निपटना आसान नहीं था। अगर यहाँ बहुत सारी चट्टानें न होती तो शी फैंग शिविर पर ध्यान ही नहीं देता और शायद अब तक वापस लौट चुका होता। लेकिन यह चट्टानें बहुत घनी थीं। शिविर के चारों ओर के रास्तों में ज्यादा से ज्यादा 2 राक्षस योद्धा ही जा सकते थे, जबकि संकरे रास्तों में केवल एक ही जा सकता था। ये पहाड़ी राक्षस योद्धाओं को हराने के लिए वाकई एक बढ़िया जगह थी। अगर शी फैंग यहाँ हार मान लेता तो ये बहुत अफसोस की बात होती। इसलिए शी फैंग ने जमीन से पत्थर के कुछ छोटे टुकड़े उठाए और चुपके से राक्षसों के शिविर की ओर बढ़ गया। अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए शी फैंग ने सभी पर्वतीय दानव योद्धाओं को एक ही बार में अपने जाल में फंसाने का फैसला किया। अन्यथा अगर वह अपने इस प्रयास के दौरान किसी अन्य पर्वतीय दानव योद्धाओं के समूह से टकरा जाता तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। इन पर्वतीय दानव योद्धाओं को लुभाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक उनके आक्रमण का सामना करने का तरीका खोजना था। यदि इसका सही ढंग से समाधान नहीं किया जाता तो शी फैंग उनके अनगिनत आक्रमणों से मारा जाता। वह स्वयं ऐसी स्थिति का सामना कर चुका था। उस समय उसकी शक्ति इन राक्षसों से कहीं अधिक थी। फिर भी राक्षसों ने उस पर एक के बाद एक आक्रमण किया, जिससे वह बेहोश होकर मर गया। हालांकि प्रत्येक माउंटेन बीस्ट फाइटर केवल एक बार ही चार्ज का इस्तेमाल करता था, फिर भी सैकड़ों राक्षसों का मतलब सैकड़ों चार्ज ही थे।
उन सभी को एक ही समय में चार्ज करने के लिए प्रेरित करना बेहद मुश्किल था। अपनी मौजूदा शक्ति के साथ शी फैंग माउंटेन बीस्ट फाइटर के हमले में 2 बार भी नहीं झेल पाएगा। इसलिए उसे कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसे सभी माउंटेन बीस्ट फाइटर्स को एक साथ उस पर चार्ज करने देना होगा, फिर उनके हमलों से बचना होगा। तभी उसके पास इन सभी माउंटेन बीस्ट फाइटर्स से छुटकारा पाने का मौका होगा। उसे यह समझना बहुत जरूरी था कि सभी पर्वतीय दानव योद्धा कब हमला करेंगे। नहीं तो राक्षसों को कुचलने के बजाय वही बुरी तरह पिट जाएगा। फिर भी शी फैंग को खुद पर पूरा भरोसा था। आखिर वह एक समय तलवारबाजों का बादशाह और एक महान योद्धा रह चुका था। पहरा दे रहा पर्वतीय दानव योद्धा अपने रोएदार हाथ से अपने प्रिय नियुवेदाओं को सहला रहा था। वह दीवार पर ऊंचाई पर खड़ा था, उसकी खून जैसी लाल आंखें लगातार अपने आसपास का जायजा ले रही थीं। जैसे ही उसे कोई घुसपैठिया दिखाई देता, वह तुरंत उस पर झपट पड़ता और अपनी तलवार से उसे खा जाता। अचानक एक पत्थर पर्वतीय दानव योद्धा की ओर उड़कर आया और उसके सिर पर जा लगा। जब दानव योद्धा ने पत्थर की दिशा में अपना सिर घुमाया, तो उसने कुछ दूरी पर एक मनुष्य को देखा। मनुष्य के हाथ में भी पत्थर का एक टुकड़ा था। तब दानव योद्धा ने अपने चोटिल सिर को सहलाया और अचानक भयंकर क्रोध से भर गया। एक मामूली चींटी ने उस पर पत्थर फेंकने की हिम्मत कैसे की? हो पर्वतीय दानव योद्धा की दहाड़ ने राक्षसों के पूरे समूह को सचेत कर दिया। पर्वतीय दानव योद्धा एक के बाद एक शिविर से बाहर निकल आए और सभी शी फैंग को मारने के लिए दौड़ पड़े। Meanwhile, Shi Feng continued throwing stones towards the other squads of mountain beast fighters. In just a short moment, he had enraged all of those monsters, causing them to rush at him. Seeing over 100 mountain beast fighters running towards him, Shi Feng remained unhurried. He used Phantom Kill, allowing his doppelganger to run into the stone forest while he faced off with the monsters. Not to mention Shi Feng alone, even a 20-man elite team would not be able to handle over 100 mountain beast fighters at the same time. As the distance between Shi Feng and the mountain beast fighters shortened, Shi Feng's heart madly beat. His actions this time were insane. If there were even the tiniest mistake, only death awaited him. It had been a very long time since he had done something so exciting. His blood boiled, and his 5 senses grew even more sensitive. When the mountain beast fighters were no more than 30 yards from Shi Feng, a majority of the beasts were within the range to use charge. After a wrathful roar, a large majority of the mountain beast fighters simultaneously activated charge, with a few using it a moment later. Shi Feng immediately activated Defensive Blade. The skill could block 3 melee attacks. At the same time, Shi Feng gripped the Abyssal Blade and prepared to use parry. When the first wave of monsters arrived, although Shi Feng used parry, his body was still sent flying back. Following which, the second wave of monsters arrived, knocking Shi Feng into a fainted state, preventing him from moving. Seeing many mountain beast fighters raise their near Weidao ready to strike, Shi Feng persevered and did not use any skills. Even when the blades slashed at him, Shi Feng still did not use the position swapping function of Phantom Kill. The defensive blade's damage immunity to 3 melee attacks instantly vanished. Afterward, Shi Feng was struck by the large blade, his HP instantly fell by half. Another strike was all it would take to finish him off now. At this time, the third wave of monsters had finally arrived. Shi Feng once more entered a fainted state, the blade of the second near Weidao just before his eyes. Substitute, Shi Feng shouted in his mind. Within an instant, Shi Feng and the doppelganger in the stone forest swapped places. After the blade slashed the doppelganger, the charge of the fourth and final wave of monsters arrived. The doppelganger was simply beaten to death. Meanwhile, Shi Feng, who was hiding in the stone forest, immediately took out a bottle of basic regeneration potion. He gulped it down in one go, a sweet and sour taste permeating throughout his mouth. Shi Feng's HP immediately recovered by 180 points, allowing him to barely be able to receive another attack. After the doppelganger died, the hatred of the mountain beast fighters was directed towards Shi Feng, who was currently in the stone forest. Immediately, they swarmed into the forest. जंगल के भीतर स्वाभाविक रूप से शी फैंग का क्षेत्र था। उसने एक गति स्क्रॉल सक्रिय किया और संकरे रास्ते से उमड़ रहे उन्मादी पर्वतीय दानव योद्धाओं का सामना किया। शी फैंग ने थंडरिंग फ्लैश का प्रयोग किया। बिजली की 3 लकीरें राक्षसों के शरीर से गुजरी और पल भर में उनमें से प्रत्येक के 100 से अधिक एचपी, स्वास्थ्य और ऊर्जा को नष्ट कर दिया। 10 मिनट के भीतर सभी लुभाए गए माउंटेन बीस्ट फाइटर्स मारे गए।
इसी बीच लेवल 4 तक पहुंचने के लिए शी-फैंग को अनुभव का जो शेष धागा चाहिए था वह भी पूरा हो गया। आखिरकार वह लेवल 4 पर पहुंच गया और दूसरे स्तर के खिलाड़ियों के बराबर आ गया। शी-फैंग ने अपने सभी 6 एट्रीब्यूट पॉइंट स्ट्रेंथ में लगा दिए। फिलहाल उसकी प्राथमिकता डैमेज थी। लूटपाट करने के बाद शी-फैंग को सिल्वर मून सेट का एक और उपकरण सिल्वर मून लेग गार्ड मिला। उसे 7 मूनस्टोन, 2 टियर, 1 जेमस्टोन और कई तरह की सामग्रियां और सामान्य उपकरण भी मिले। उसकी लूट काफी अच्छी रही। हालांकि सबसे बड़ा खजाना ये वस्तुएं नहीं थीं। मुख्य ध्यान शिविर के भंडारगृह पर ही केंद्रित था। आखिरकार पर्वतीय दानव योद्धाओं को अपना एकत्रित खजाना शिविर के भंडारगृह में रखना बहुत पसंद था। बूंदों को साफ करने के बाद शी-फैंग तेजी से शिविर में भागा। वह देखना चाहता था कि भंडारगृह के अंदर किस तरह का खजाना उसका इंतजार कर रहा है। पहली बार जैसा सोचा था वैसा ही है। वाकई बहुत सारा खजाना है। दूर से ही शी-फैंग को भंडारगृह के अंदर रखे कुछ बड़े खजाने के बक्से दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक गहरे काले रंग का रहस्यमयी लोहे का खजाना बक्सा भी था। उत्साह से भरा हुआ शी-फैंग भंडारगृह में प्रवेश करने और खजाने की पेटियों के अंदर की वस्तुओं को देखने ही वाला था कि तभी उसने एक जोरदार दहाड़ सुनी। आओ, आओ, आओ! अपने साथियों से 3 गुना बड़ा एक पर्वतीय दानव योद्धा भंडारगृह से बाहर निकला। वह दानव चांदी के कवच से ढका हो। चांदी के कवच से लैस ये पर्वतीय दानव योद्धा जैसे ही बाहर निकला, शी-फैंग के कुछ देख पाने से पहले ही उसने अपनी अतुलनीय रूप से भारी पर्वत विदारक कुल्हाड़ी फेंक दी। कुल्हाड़ी रॉकेट की तरह उड़ती हुई पलक झपकते ही शी-फैंग तक पहुंच गई। सब कुछ बहुत जल्दी और अचानक हुआ। अगर इस स्थिति में कोई औसत खिलाड़ी होता तो प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। हालांकि शी-फैंग कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। उसने अत्यंत तेजी से अगाध तलवार निकाली और कुल्हाड़ी के उसकी गर्दन पर वार करने से ठीक पहले उसने उस उड़ती हुई घातक कुल्हाड़ी को रोक दिया। विशाल कुल्हाड़ी और लंबी तलवार के बीच हुई टक्कर से कोई चिंगारी नहीं निकली, केवल एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। शी-फैंग का पूरा शरीर 10 गज से भी अधिक पीछे की ओर उड़ गया। इसके बाद विशाल कुल्हाड़ी जमीन पर गिरी और धरती में गहराई तक धंस गई। इसके गिरने से धरती कांप उठी। इससे पता चलता था कि यह विशाल कुल्हाड़ी कितनी भारी थी। इसके अलावा चांदी के कवच से लैस पर्वतीय राक्षस योद्धा जो इस विशाल कुल्हाड़ी को आसानी से फेंक सकता था और भी अधिक भयानक था। ऐसी ताकत सामान्य पर्वतीय दैत्य योद्धाओं से मात्र एक स्तर अधिक नहीं थी। लैंडिंग के तुरंत बाद शी-फैंग ने नए राक्षस पर ऑब्जर्विंग आइज का इस्तेमाल किया। पर्वतीय पशु योद्धा विशेष कुलीन स्तर 10 HP 3500/3500। इन आंकड़ों को देखते ही शी-फैंग को पर्वतीय पशु योद्धा की शक्ति का तुरंत अंदाजा हो गया। बिना कुछ और कहे वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। यह तो एक मजाक था। लेवल 10 के स्पेशल एलिट से सीधे मुकाबला करना सचमुच आत्महत्या के बराबर था। मूनलाइट फॉरेस्ट में स्पेशल एलिट का सामना करते समय खिलाड़ियों को यह नहीं सोचना पड़ता था कि वे उसे मार पाएंगे या नहीं, बल्कि यह सोचना पड़ता था कि वे भाग पाएंगे या नहीं। पर्वतीय दानव योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि उसकी गति और लचीलापन भी बहुत अधिक था। पर्वतीय दानव योद्धाओं की तरह उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता था। यदि शी-फैंग ने कुल्हाड़ी के हमले से बचाव के लिए पैरी का प्रयोग न किया होता तो रसातल ब्लेड से भी हमले को रोकने पर भी उसकी मृत्यु हो जाती। उनकी शक्ति में अंतर बहुत अधिक था। हालांकि शी-फैंग भागना चाहता था, लेकिन पर्वतीय दानव योद्धा ने इस घुसपैठिए को जाने देने का कोई इरादा नहीं किया। उसने चार्ज का प्रयोग करते हुए शी-फैंग पर झपट्टा मारा और रास्ते में अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठा ली। जिस सहजता से उसने कुल्हाड़ी उठाई, ऐसा लगा मानो वह कोई पत्ता उठा रहा हो। यह देखकर कि पर्वतीय दानव योद्धा ने चार्ज का प्रयोग किया है, शी-फैंग समझ गया कि वह इससे बच नहीं सकता। उसने हवा में ही अपना शरीर घुमाया और अपनी तलवार पर्वतीय दानव योद्धा की ओर तान दी। अगाध बंधन। पलक झपकते ही शी-फैंग की ओर तेजी से बढ़ रहा पर्वतीय दानव योद्धा काली जंजीरों में जकड़ गया। वह एक भी मांसपेशी हिला नहीं सका, बस असहाय होकर शी-फैंग को देखता रहा। शी-फैंग अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने विंडवॉक को सक्रिय किया और शिविर स्थल से तेजी से निकलकर पथरीले जंगल में भाग गया। विंडवॉक से मिली अतिरिक्त गति के कारण माउंटेन बीस्ट वॉरियर के पास उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं था। लगभग 20 सेकंड बाद आखिरकार उससे पीछा छुड़ा लिया। शी-फैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पर्वतीय दानव योद्धा पहले ही मुड़कर अपने शिविर की ओर लौट रहा था। यह देखकर शी-फैंग ने राहत की सांस ली।
अगर वह पीछा करता रहता तो शी फैंग की पवनचाल की शक्ति समाप्त हो जाती। उसकी किस्मत सचमुच बदकिस्मत थी। शिविर स्थल के अंदर एक विशेष कुलीन राक्षस मौजूद था। उसके पिछले जीवन में ऐसे कोई राक्षस शिविर नहीं थे जिनकी रक्षा विशेष कुलीन राक्षस करते हों। वहां कभी कभार ही कोई सामान्य कुलीन राक्षस दिखाई देता था। शे फैन को रहस्यमयी लोहे के खजाने को खोने का बहुत अफसोस हुआ। फिलहाल ब्लैकी का संदेश प्राप्त हो गया है। भाई फैंग, हमारे सभी सदस्य लेवल 4 पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारा अयस्क, उपकरण और कौशल पुस्तकें मिली हैं। सभी ने कई कौशल सीख लिए हैं और हमारी ताकत में काफी वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से गनोम्स को मारकर लेवल बढ़ाने की हमारी गति बहुत धीमी हो गई है। आप कब आएंगे और हमें डेथली फॉरेस्ट के हिल मोड से पार करवाएंगे? हमारा जोश अभी चरम पर है और हम बस आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं, ब्लैकी ने हंसते हुए कहा। क्या आप सभी लेवल 4 पर हैं? शी फैंग गहरी सोच में डूब गया। ब्लैकी और बाकी लोगों के लिए अगला काम सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद शी फैंग को एक अच्छी जगह सूझी। ब्लैकी, तुम लोग गनोम मारना बंद करो और शहर वापस जाकर अपना सामान समेट लो। लेवल 5 वाले इलाके रेड लीफ फॉरेस्ट में जाओ। इस माकर का पीछा करो और फॉरेस्ट वुल्फ्स को मारो। वुल्फ मीट और वुल्फ स्किन बहुत काम की चीजें हैं। जितना ज्यादा मारोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जो भी मिलेगा उसे बेचकर तुम खूब पैसा कमा सकते हो। ब्लैकी और बाकी साथियों की मौजूदा क्षमता को देखते हुए वन भेड़ियों को हराना बहुत आसान होगा। ब्लैकी के उपकरणों के साथ तो यह और भी आसान हो जाता है। राक्षस के 400 एचपी सिर्फ 3 डार्क एरो से ही खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा शी फैंग ने ब्लैकी को जो जगह बताई थी वह एक बड़ा भेड़ियों का अड्डा था। वहां भेड़ियों के फिर से पैदा होने की दर बहुत तेज थी और ब्लैकी और बाकी साथियों के लिए वहां ऊंची जगह भी थी। जब तक कोला और लोनली स्नो ढलान पर जाने वाले रास्ते को मजबूती से रोक कर रखते हैं, जिससे एक भी भेड़िया उनके पास से न गुजर सके, तब तक दूर से हमला करने वाले साथी आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जानवर एक आग से डरते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त नुकसान होता है। एक हेल फ्लेम भेड़ियों के पूरे झुंड को खत्म कर सकता है। उनकी लेवलिंग स्पीड कम से कम 60% से 70% तक बढ़ जाएगी। वाह, लगातार गनोम्स को मारकर हम बहुत ऊब गए हैं। बैग समेटते ही हम तुरंत चले गए, ब्लैकी ने उत्साह से कहा। अब ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी गनोम्स मारने के लिए उनके ठिकाने पर जाने लगे। लेवल 4 पर पहुंचने के साथ साथ उनकी लेवलिंग क्षमता लगातार कम होती जा रही थी। इसलिए उन्हें गनोम्स मारने के लिए एक नया ठिकाना मिलने से स्वाभाविक रूप से खुशी हुई। भाइयों, अपना सामान पैक करो। अब हमें उनसे मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। चलो किसी नई जगह पर खेलने चलते हैं, ब्लैकी ने कॉल खत्म करने के बाद बाकी लोगों से कहा। ब्लैकी के ऐसा कहते ही सबने दूसरे खिलाड़ियों के साथ राक्षसों को लेकर हो रही लड़ाई बंद कर दी। वे खुशी खुशी ब्लैकी के साथ उस जगह से चले गए। जब एलीट पार्टियों ने ब्लैकी और बाकी लोगों को जाते देखा तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। अब इस कीमती समतल मैदान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग कम होंगे। उन्होंने मन ही मन ब्लैकी की पार्टी की मूर्खता पर ताना मारा। फिलहाल डार्क मून वैली पूरी तरह से खिलाड़ियों से भरी हुई थी। भला बाकी जगहों पर लेवलिंग की गति यहां से तेज कैसे हो सकती थी? दूसरी ओर जब शी फैंग अन्य पर्वतीय पशु योद्धाओं की तलाश करने के लिए तैयार था, तभी उसने ब्लैकी के साथ हुई बातचीत से एक समस्या पर ध्यान दिया। उसके लिए अकेले ही पर्वतीय दानव योद्धा को मारना बिल्कुल असंभव था, लेकिन वह बच निकलने में कामयाब रहा। हालांकि रहस्यमयी लोहे के खजाने को पाने के लिए पर्वतीय दानव योद्धा को मारना उसके लिए आवश्यक नहीं था। जब तक एक व्यक्ति पर्वतीय दानव योद्धा को लुभाता रहेगा, दूसरा व्यक्ति जाकर खजाने की पेटी खोल सकता है। अब तक की बातों को ध्यान में रखते हुए शी फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए एबिसल ब्लेड की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, फैंटम किल एक बहुत ही शक्तिशाली कौशल था। इसके बाद शी फैंग एक बार फिर माउंटेन बीस्ट शिविर में लौट आया। उसने फैंटम किल को सक्रिय किया और उसका हमशक्ल उसके सामने प्रकट हो गया। उस हमशक्ल के पास शी फैंग की सभी क्षमताएं थीं। ये क्षमता पर्वतीय दानव योद्धा को 20 सेकंड से अधिक समय तक रोके रखने के लिए पर्याप्त थी। इन 20 सेकंडों में शी फैंग खजाने की पेटी को सक्रिय करके उसमें से सभी वस्तुएं निकाल सकता था। शी फैंग ने एक स्पीड स्क्रॉल और एक पॉलीमॉर्फ स्क्रॉल निकालकर अपने हमशक्ल को दे दिया। पॉलीमॉर्फ स्क्रॉल लेवल 15 से नीचे के राक्षसों को 4 सेकंड के लिए भीड़ में बदल सकता था। हालांकि स्पेशल एलीट पर इसका असर काफी कम हो जाता था। फिर भी यह माउंटेन बीस्ट वॉरियर के हमले को रोकने के लिए काफी था।
स्पीड स्क्रॉल को सक्रिय करने के बाद डोपेलगैंगर तुरंत माउंटेन बीस्ट वॉरियर को लुभाने के लिए भंडारगृह की ओर चल पड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, पहले वाला दृश्य फिर से दोहराया गया और डोपेलगैंगर ने पेरी का इस्तेमाल करके उड़ती हुई घातक कुल्हाड़ी को रोक दिया। इसके बाद उसने डोपेलगैंगर पर चार्ज का इस्तेमाल किया। डोपेलगैंगर ने तुरंत पॉलीमॉर्फ स्क्रॉल का इस्तेमाल किया, जिससे माउंटेन बीस्ट वॉरियर पल भर में एक छोटी सफेद भेड़ में बदल गया। पर्वतीय दानव योद्धा 1 सेकंड से भी कम समय में अपने मूल रूप में लौट आया। फिर उसने अपने हमशक्ल का पीछा किया और पथरीले जंगल में गहराई तक प्रवेश किया। पर्वतीय दानव योद्धा की गति हमशक्ल से थोड़ी तेज थी, लेकिन हमशक्ल ने विंडवॉक का प्रयोग किया, जिससे उसकी गति और उनके बीच की दूरी एक बार फिर बढ़ गई। थोड़ी दूरी पर शी फैंग ने पर्वतीय पशु योद्धा को शिविर स्थल से जाते हुए देखा। उसने हल्की सी हंसी हंसते हुए उसी तरह विंडवॉक का इस्तेमाल किया और भंडारगृह की ओर दौड़ पड़ा। इस बार भंडारगृह में प्रवेश करते समय उसे रोकने के लिए कोई राक्षस मौजूद नहीं था। शी फैंग सबसे पहले रहस्यमय लोहे के खजाने के संदूक के पास गया और उसे खोला। खजाने की पेटी को खोलने के लिए समय चाहिए था। 1 सेकंड, 2 सेकंड। खजाने की पेटी का लोडिंग बार अभी भी चल रहा था, जिससे शी फैंग थोड़ा घबरा गया। उसके हमशक्ल के पास अब ज्यादा देर तक रुकने का समय नहीं था। रहस्यमयी लोहे की पेटी के अलावा अभी एक और कांस्य की पेटी और 3 सामान्य पेटियां बाकी थीं। समय बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उसने अभी कोई पेटी खोल ली तो अगली बार पहाड़ से बाघ को बाहर निकालना संभव नहीं होगा। आखिर विशेष अभिजात वर्ग के पास अपनी बुद्धि होती है। जल्दी करो, जल्दी करो। शी फैंग ने अधीरता से लोडिंग बार की ओर देखा। 10 सेकंड बाद रहस्यमय लोहे का खजाना खुल गया। उसी समय पत्थर के जंगल से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। ऐसा प्रतीत होता है कि शी फैंग की करतूतों का पता चल गया था। हमशक्ल की दृष्टि से देखने पर शी फैंग ने पाया कि पर्वतीय पशु योद्धा अब हमशक्ल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय वह शिविर के भंडारगृह की ओर वापस भाग गया। बिना रुके शी फैंग ने तुरंत खजाने की पेटी में रखी सारी चीजें अपने थैले में रख लीं। फिर उसने कांसे की पेटी खोलना शुरू किया। कांस्य खजाने की पेटी का लोडिंग बार धीरे धीरे चलने लगा। शी फैंग के लिए इस समय हर सेकंड रेंगता हुआ सा लग रहा था। इसी बीच पर्वतीय दानव योद्धा की दहाड़ की आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। टेल नोट्स। वन जानवर राक्षसों के लिए एक सामान्य श्रेणी। खजाने की पेटी का लोडिंग बार अभी आधा ही भरा था। गर्जना की आवाज को करीब आते सुनकर शी फैंग बेहद चिंतित हो गया। जल्दी करें, जल्दी करें। माउंटेन बीस्ट वॉरियर पहले ही शिविर में प्रवेश कर चुका था, फिर भी लोडिंग बार पूरी तरह भरने से बस एक बल बराबर ही दूर था। जब पर्वतीय दानव योद्धा ने शी फैंग को खजाने का संदूक खोलते देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें गहरे लाल रंग की हो गईं। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी शी फैंग की ओर तान दी और उस पर फेंक दी। वह मन ही मन चाहता था कि शी फैंग तुरंत नरक में चला जाए। इसी क्षण कांस्य खजाने का संदूक खुल गया। उड़ती हुई कुल्हाड़ी की ओर देखे बिना ही शी फैंग ने तुरंत रक्षात्मक ब्लेड सक्रिय कर दिया और उस उड़ती हुई घातक कुल्हाड़ी के हमले को रोक दिया। इसके बाद उसने तेजी से अपने दोनों हाथ खजाने की पेटी में डाले और अंदर रखी वस्तुओं को बिजली की गति से अपने थैले में ठूंस दिया। जब शी फैंग ने खजाने की पेटी से सभी सामान निकालकर रख लिया, तभी पर्वतीय पशु योद्धा भी उसके सामने आ गया। उसने गिरी हुई कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से उठाया और उसे ऊपर उठाते हुए हत्या करने की तैयारी करने लगा। वहां रुकने का कोई इरादा न होने के कारण शी फैंग मुड़ा और भाग गया। बूम! कुल्हाड़ी के गिरने से धरती फट गई, जिससे एक निशान बन गया और टूटे हुए पत्थर इधर उधर उड़ने लगे। हालांकि कुल्हाड़ी गिरने से पहले ही शी फैंग 5 गज दूर जा चुका था। वह सीधे शिविर के बाहर की ओर दौड़ रहा था। अपना हमला चूकते देख पर्वतीय दानव योद्धा ने शी फैंग की ओर मुड़कर हमला किया। उसका इरादा शी फैंग को भागने का कोई मौका देने का नहीं था। दूसरी ओर शी फैंग के पास उस पर्वतीय दानव योद्धा का सामना करने का कोई कौशल नहीं था जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसने पर्वतीय दानव योद्धा को उसे बेहोश करने दिया, जिसके बाद उसके शरीर पर उसकी कुल्हाड़ी का वार हुआ। पल भर में हमले ने उसे 10 गज से भी अधिक दूर फेंक दिया। पब फ्यूचर एड्स। पर्वतीय दानव योद्धा के हमले से तो 5वें स्तर का ढालधारी योद्धा भी क्रोधित हो सकता था, फिर भी शी फैंग ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे कुछ हुआ ही न हो। वह खड़ा हुआ और एक बार फिर शिविर से बाहर भागने लगा। अब रक्षात्मक तलवार शी फैंग को केवल एक बार फिर से हाथापाई के हमले से होने वाले नुकसान से बचा सकती थी। हालांकि अब सिर्फ एक ही मौका बचा था, लेकिन शी फैंग और पर्वतीय दानव योद्धा के बीच 10 गज से भी अधिक की दूरी थी।
शी फैंग के लिए पत्थर के जंगल में भाग जाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। हालांकि एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। पर्वतीय दानव योद्धा, जिसे केवल एक बार ही चार्ज का प्रयोग करना चाहिए था, उसने दूसरी बार इसका प्रयोग किया, जिससे शी फैंग एक बार फिर बेहोश हो गया। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाए और शी फैंग के शरीर पर फिर से वार किया। शी फैंग एक बार फिर 10 गज से अधिक दूर जा गिरा। इस बार वह तुरंत शिविर से बाहर फेंक दिया गया। अब वह पत्थर के जंगल से बस थोड़ी ही दूरी पर था। हालांकि शी फैंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। ये पर्वतीय दानव योद्धा पहले से बिल्कुल अलग था। पहले ये केवल एक बार ही चार्ज का प्रयोग करता था, अब ये 2 बार चार्ज का प्रयोग कर रहा था। इसका मतलब था कि तीसरी या चौथी बार भी चार्ज का प्रयोग हो सकता है, शायद इससे भी अधिक बार। यानी जैसे ही शी फैंग और पर्वतीय दानव योद्धा के बीच की दूरी 8 गज से अधिक होगी, पर्वतीय दानव योद्धा चार्ज का प्रयोग करेगा। ये निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही शी फैंग 8 गज की दूरी से बाहर निकला, माउंटेन बीस्ट वॉरियर ने एक बार फिर चार्ज का इस्तेमाल किया। अगर शी फैंग को एक और चोट लगती तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। वह अभी मरने को तैयार नहीं था। शी फैंग ने एक बहुरूपता स्क्रॉल निकाली और तुरंत ही अपनी ओर दौड़ रहे पर्वतीय दानव योद्धा को भेड़ में बदल दिया। हालांकि यह परिवर्तन केवल 1 सेकंड के लिए ही हुआ, लेकिन शी फैंग के लिए इतनी दूर भागने के लिए यह 1 सेकंड ही काफी था। जब तक शी फैंग 30 गज की दूरी से बाहर निकल जाता, पर्वतीय दानव योद्धा के लिए हमला करना असंभव हो जाता। 15 गज दूर भागने के तुरंत बाद पर्वतीय दानव योद्धा संभल गया। शी फैंग ने तुरंत घूमकर अगाध बंधन मंत्र का प्रयोग किया। फिर उसने गुरुत्वाकर्षण मुक्ति को सक्रिय किया, जिससे उसकी गति में जबरदस्त उछाल आया। इस बार 3 सेकंड की पाबंदी ने शी फैंग को आसानी से 30 गज की दूरी पार करके पत्थर के जंगल में प्रवेश करने की अनुमति दी। फिलहाल पत्थर के जंगल में मौजूद कुछ पर्वतीय दानव योद्धा पुनः प्रकट हो चुके थे और संयोगवश उनमें से एक शी फैंग के आगे का रास्ता रोक रहा था। इस विचार से प्रेरित होकर शी फैंग ने तुरंत पहल की। विंड ब्लेड। इससे पहले कि माउंटेन बीस्ट फाइटर कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, शी फैंग तेजी से उसके सामने पहुंचा और उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। फिर शी फैंग ने एक और पॉलीमॉर्फ स्क्रॉल निकाला और माउंटेन बीस्ट फाइटर को भेड़ में बदल दिया। विंड ब्लेड से मिली गति में वृद्धि के साथ शी फैंग ने आसानी से उस माउंटेन बीस्ट वॉरियर को पीछे छोड़ दिया जो हठपूर्वक उसका पीछा कर रहा था, और तेजी से उससे बच निकला। एक सुरक्षित स्थान मिलने के बाद शी फैंग आराम करने के लिए बैठ गया और धीरे धीरे अपने बैग में रखी चीजों को देखने लगा। शी फैंग पहले तो बिल्कुल अनजान था, फिर एकदम हैरान रह गया। उसे यह मानना पड़ा कि शिविर की लूटपाट बेहद लाभदायक थी। बस एक बार लूटपाट करना ही उसकी घंटों की मेहनत की भरपाई के लिए काफी था। उसने तुरंत ही अपनी जरूरत का सारा मूनस्टोन इकट्ठा कर लिया और अपना मिशन पूरा कर लिया। अब उसे मूनलाइट फॉरेस्ट से निकलकर श्राप को दूर करना था। इन खजानों में बड़ी मात्रा में मूनस्टोन के अलावा 7 प्रथम श्रेणी के रत्न, कांस्य के 3 उपकरण और एक कांस्य रंग की रहस्यमय लोहे की अंगूठी भी शामिल थी। कांस्य के 3 उपकरणों में से एक सिल्वर मून आर्म गार्ड था। इसके साथ शी फैंग के पास अब सिल्वर मून सेट के 5 में से 3 उपकरण पूरे हो चुके थे। अगर वह और मेहनत करे तो शायद वह पूरा सेट हासिल कर ले। हालांकि शी फैंग के पास इतना समय नहीं था। जितनी जल्दी वह श्राप से मुक्त होगा, उतनी जल्दी वह अपनी शक्ति वापस पा सकेगा और तेजी से लेवल बढ़ा सकेगा। उसके पास अभी भी बहुत सारे काम थे और लेवल बढ़ाए बिना वह उनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता था। सिल्वर मून आर्म गार्ड ने शी फैंग का ध्यान आकर्षित करने के अलावा मिस्टीरियस आयरन रिंग ने भी उसे अपार आनंद दिया। शून्यता की अंगूठी, रहस्यमय लोहे की श्रेणी वाली अंगूठी। उपकरण आवश्यकता, इंटेलिजेंस 10, शक्ति जोड़ 1, चपलता जोड़ 1, बुद्धिमत्ता जोड़ 2। अतिरिक्त क्षमता, शून्यता की छाया उपयोगकर्ता को शून्यता की अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देती है। उपयोगकर्ता अन्य खिलाड़ियों को नहीं देख पाएगा और अन्य खिलाड़ी भी उपयोगकर्ता को नहीं देख पाएंगे। अवधि 1 मिनट, कूलडाउन 5 मिनट, केवल गैर लड़ाकू अवस्था में ही प्रयोग योग्य। पब फ्यूचर एड्स। इस तरह की अंगूठियां जिनमें अतिरिक्त क्षमता होती थी अत्यंत दुर्लभ थीं। ये गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी जितनी ही दुर्लभ थी, जिसके अनेक उपयोग थे। अपने पिछले जीवन में शी फैंग ने मूनलाइट फॉरेस्ट पर काफी शोध किया था। इंटरनेट से मिली जानकारी सहित उसे कई खजाने के बक्सों के मिलने के स्थानों का पता था। मूल रूप से उसने मूनलाइट फॉरेस्ट छोड़ने से पहले केवल कुछ ऐसे स्थानों पर जाने की योजना बनाई थी जहां खजाने के बक्से आसानी से मिल सकें। अब जब उसके पास रिंग ऑफ नथिंगनेस है तो उसकी सोच का दायरा बढ़ गया है।
और वह जितने खजाने के बक्से प्राप्त कर सकता है उनकी संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। चांदनी वन अभी भी अछूता था और हर जगह खजाने छिपे थे। ये बात खासकर पहली बार खोले गए खजाने के बक्सों के लिए सच थी, उनके अंदर की वस्तुएं सबसे बेहतरीन थीं। चूंकि वह इन खजानों को आसानी से प्राप्त कर सकता था तो थोड़ा और समय बर्बाद करने में क्या हर्ज था। इसके बाद शी फैंग ने शून्यता की अंगूठी पहन ली। फिर उसने चांदनी वन का नक्शा खोला और अपनी वर्तमान स्थिति की पुष्टि की। उसके स्थान से कुछ ही दूरी पर एक कांस्य का खजाना था, इसलिए उसने नक्शा अपने पास रखा और खजाने की ओर बढ़ गया। 10 मिनट से अधिक चलने के बाद वह एक मंदिर के खंडहरों पर पहुंचा। खंडहर बर्बर राक्षसों से घिरे हुए थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे, उनके बीच कई कुलीन राक्षस भी मौजूद थे। इसी बीच खजाना मंदिर के ढह चुके हिस्से के अंदर स्थित था। हालांकि 20 कुलीन खिलाड़ियों की टीम के बिना सभी बर्बर राक्षसों को हराना असंभव था। हालांकि वह बर्बर जानवरों को हरा नहीं सका, लेकिन शी फैंग के पास खजाने की पेटी तक पहुंचने के अन्य तरीके थे। शी फैंग ने तुरंत अपने हमशक्ल को बुलाया और उसे दूर जाकर सुरक्षित स्थान ढूंढने का आदेश दिया। इसी बीच शी फैंग स्वयं मंदिर के करीब पहुंचा। बर्बर राक्षसों की नजर से बचते हुए शी फैंग ने शून्यता की छाया को सक्रिय किया और शून्यता की अवस्था में प्रवेश किया। फिर वह अत्यंत तेजी से मंदिर के अंदर की ओर दौड़ा। एक तरह की शून्यता की अवस्था में प्रवेश करने के बाद शी फैंग उन बर्बर राक्षसों को नहीं देख पा रहा था, और यही हाल उन बर्बर राक्षसों का भी था जो शी फैंग को नहीं देख पा रहे थे। इस तरह शी फैंग चुपचाप कड़ी सुरक्षा वाले मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर के अंदर अभी भी कई बर्बर राक्षस पहरा दे रहे थे। वे कांसे के खजाने के संदूक से 20 गज से भी कम दूरी पर थे। इसी बीच शी फैंग ने आराम से खजाने का संदूक खोला। खजाने की पेटी खोलते समय शी फैंग की शून्यता की स्थिति दूर नहीं हुई, इसलिए संचार प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो गई। हालांकि जैसे ही खजाने का संदूक खोला गया और शी फैंग का हाथ उसमें बढ़ा, उसकी शून्यता की स्थिति गायब हो गई। पलक झपकते ही मंदिर के अंदर मौजूद 5 बर्बर राक्षसी प्राणियों ने शी फैंग को देख लिया। अचानक क्रोधित होकर वे अपने पत्थर के हथौड़े लहराते हुए उसकी ओर दौड़े। शी फैंग ने बिना किसी हड़बड़ी के डिफेंसिव ब्लेड को सक्रिय किया और खजाने की पेटी में रखी वस्तुओं को अपने थैले में रख लिया। बर्बर राक्षसों द्वारा सुरक्षा की 3 परतों को तोड़ने से पहले ही शी फैंग ने खजाने की पेटी से सभी वस्तुएं निकाल ली। फिर उसने अपने हमशक्ल से स्थान बदल लिया और उसका असली शरीर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। शी फैंग आराम से खंडहरों से निकलकर अगली खजाने की पेटी की ओर चल पड़ा। चांदनी वन बहुत विशाल था। अटूट लगन के साथ शी फैंग ने 10 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया और अंततः पूरे चांदनी वन को साफ कर दिया। उसने कुल 3 रहस्यमयी लोहे के खजाने के संदूक, 22 कांस्य खजाने के संदूक और 56 सामान्य खजाने के संदूक प्राप्त किए। उसकी यह खोज अत्यंत उत्साहवर्धक थी। उसका पूरा थैला खचाखच भर गया था और उसे कमजोर गुणों वाले कई सामान्य उपकरण भी फेंकने पड़े। जब वह इन सभी वस्तुओं को व्यवस्थित कर रहा था, तभी सिस्टम से एक बीप की आवाज आई। शी फैंग ने नोटिफिकेशन देखा और पाया कि यह वही अलार्म था जो उसने पहले सेट किया था। इससे उसे पता चला कि सुबह हो गई है और उसे लॉग ऑफ करके आराम करना चाहिए। अपने शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शी फैंग ने लॉग ऑफ करने से पहले एक सुरक्षित स्थान की तलाश की। सुबह सुबह खिड़की के बाहरी हिस्से पर अभी भी कोहरे की एक परत छाई हुई थी। बाहर आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और जल्द ही बारिश होने के संकेत मिल रहे थे। यहाँ की हवा की गुणवत्ता दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब मैं पर्याप्त पैसे कमा लूंगी तो मुझे निश्चित रूप से इस बदहाल इलाके से निकलकर शहर में एक बेहतर घर में जाना होगा। उठकर बैठने के बाद शी फैंग ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। फिर उसने अपने शरीर को तरोताज़ा किया और बिस्तर से नीचे उतर गया। इसके बाद उसने 20 सेट कसरत की और फिर अपने तंग बाथरूम में नहाने चला गया। खुद को ठीक से तैयार करने के बाद शी फैंग ने मेज से अपना फोन उठाया। उसने सबसे पहले अपने बैंक खाते में बचे हुए पैसे देखे। लगातार इंस्टेंट नूडल्स खाना उसके शरीर के लिए हानिकारक था। इसके अलावा उनसे मिलने वाले पोषक तत्व उसकी ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त नहीं थे। बड़ी मुश्किलों के बाद उसने बिग डिपर का मेंबरशिप कार्ड और कूपन हासिल कर लिए थे, लेकिन उसे पता चला कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए अभी 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इससे वह थोड़ा निराश हो गया। अब उसकी एकमात्र उम्मीद गॉड्स डोमेन गेम की करेंसी की बिक्री पर टिकी थी। इससे पहले शी फैंग ने वर्चुअल ट्रेड सेंटर में 3 सोने के सिक्के रजिस्टर किए थे। अगर कोई उन्हें खरीदता तो उससे मिलने वाले क्रेडिट अपने आप उसके बैंक खाते में जमा हो जाते। हालांकि ट्रेड सेंटर में लेनदेन में 3 घंटे की देरी होती थी।
इसके अलावा शी फैंग ने अपने ट्रेड अकाउंट के लिए नोटिफिकेशन चालू नहीं किए थे, इसलिए लेनदेन हो जाने के बावजूद उसे पता नहीं था कि उसके खाते में कितनी रकम आई है। वह सिर्फ अपने पुराने फोन से ही अपना बैंक खाता देख सकता था। शे फैंग के पास फिलहाल नवीनतम क्वांटम घड़ी एक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अन्यथा क्वांटम घड़ी का उपयोग करके कई मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकता था। यहां तक कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी क्वांटम घड़ी के माध्यम से किया जा सकता था। इसके अलावा सामान बेचने वाली सभी दुकानें क्वांटम घड़ी से भुगतान स्वीकार करती थीं, क्योंकि यह सुरक्षित और तेज दोनों थी। कुछ ही क्षणों में शी फैंग ने अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक खाते में लॉगिन किया और शेष धनराशि देखी। अगर पर्याप्त क्रेडिट्स होते तो वह अच्छा खाना खाने जाता। उसे याद है कि उसने आखिरी बार मांस तब खाया था जब वह विश्वविद्यालय के तीसरे वर्ष में था। अब वह चौथे वर्ष में था और जल्द ही स्नातक होने वाला था। इससे पहले उसने अपने बैंक खाते से सारी रकम निकालकर इंस्टेंट नूडल्स खरीदे थे। उसके खाते में वर्तमान में एक क्रेडिट से अधिक राशि नहीं होनी चाहिए। पूरी रात बेचने के बाद कुछ लोग तो उसकी गेम करेंसी खरीदेंगे ही। व्हाइट रिवर सिटी के गिल्ड्स के लिए तो ये बात और भी सच थी। शी फैंग को यकीन नहीं था कि वे गिल्ड्स इतनी जल्दी इतनी रकम जमा कर सकते हैं। भले ही वे पैसे कमाने वाली टीमों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले या उनकी अपनी पैसे कमाने वाली टीमें हों, इतने कम समय में इतना सारा सामान खरीदना उनके लिए नामुमकिन था। कमोबेश उन्होंने कुछ गेम करेंसी तो जरूर खरीदी होगी। उन्होंने तो काफी कुछ खरीद लिया। लगता है अब कुछ दिनों तक खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शी फैंग ने अपने बैंक खाते में 1700 से अधिक क्रेडिट देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। हालांकि व्यापार कर बहुत ज्यादा था। उसने कुल 30 चांदी के सिक्के बेचे जिनकी कीमत 1800 क्रेडिट थी, लेकिन उनमें से 100 क्रेडिट कर में चले गए। ये रकम वाकई चौंकाने वाली थी। बहरहाल शी फैंग के पास अब कुछ पैसे थे जो उसके मासिक खर्चों से दोगुने थे। इतने पैसे से वह काफी समय तक ठीक से भोजन कर सकता था। अगर तीनों सोने के सिक्के बिक जाते तो शी फैंग को 18,000 क्रेडिट मिलते। तब उसके पास 2 वर्चुअल गेमिंग हेलमेट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। फिलहाल उसकी एकमात्र चिंता यही थी कि क्या तीनों सोने के सिक्के बिकेंगे या नहीं। कुछ विचार विमर्श के बाद शी फैंग ने फैसला किया कि इस दौरान इन गिल्डों और खिलाड़ियों को अधिक पैसा खर्च करना ही होगा। अन्यथा अगर वे खेल में व्यापारिक सौदे करते तो वे आसानी से पैसों से अपनी समस्या का समाधान कर लेते। उस समय उन्हें वर्चुअल ट्रेड सेंटर से गेम करेंसी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद शी फैंग ने अपना किराए का अपार्टमेंट छोड़ दिया। वह बैंक गया और अपना सारा पैसा निकाल लिया। अब जब उसके पास कुछ पैसे आ गए थे तो शी फैंग पोषण केंद्र गया और सी श्रेणी के पोषक तरल पदार्थों की 3 बोतलें खरीदी। ये बोतलें उसके लिए 9 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त थीं। जब खूबसूरत सेल्सवुमन ने देखा कि शी फैंग ने बिना पलक झपकाए 3 बोतलें खरीद ली हैं, तो वह खुशी से झूम उठी। पहल करते हुए उसने पूछा, क्या आप आज दोपहर खाली हैं, हैंडसम? चलिए यूलान स्क्वायर चलते हैं, ड्रिंक करते हैं। मेरी तरफ से बिल। यूलान स्क्वायर पास का एक प्रसिद्ध रोमांटिक स्थान था और कई युवा लड़के और लड़कियां दोनों वहां जाना पसंद करते थे। उस खूबसूरत सेल्सवुमन के आकर्षक शरीर और वासना से भरी आंखों को देखकर वह उसकी कक्षा की सजी धजी लड़कियों से कहीं बेहतर लग रही थी। फिर भी शी फैंग ने उसे बस एक शांत मुस्कान दी। भला वह उसके मन की बात कैसे न समझ पाता। उसने चतुराई से उसे मना कर दिया और मुड़कर जाने लगा। शी फैंग की प्रतिक्रिया देखकर खूबसूरत सेल्सवुमन को थोड़ा अफसोस हुआ। एक बेहतरीन लड़का यूं ही हाथ से निकल गया। क्या वह खूबसूरत नहीं थी? क्या उसके शरीर में कोई कमी थी? पोषक तरल पदार्थ नए युग के सर्वोच्च उत्पाद थे। ये न केवल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते थे, बल्कि अदृश्य रूप से दिखाई देने वाली चोटों को भी ठीक कर सकते थे, शरीर की कोशिकाओं का पुनर्जनन कर सकते थे, मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास कर सकते थे और ऐसे ही कई अन्य आश्चर्यजनक प्रभाव डाल सकते थे। ये उत्पाद एथलीटों और मार्शल आर्टिस्टों के लिए अनिवार्य वस्तु बन चुके थे। हालांकि ये बहुत महंगे थे, इसलिए आम लोग इन्हें कभी कभार ही पी पाते थे। आखिर 1 महीने का वेतन सीमित होता था। उनके लिए हर 3 दिन में 1 बोतल खरीदना असंभव था। केवल धनी लोग ही इन पोषक तरल पदार्थों को नियमित रूप से पीकर अपने शरीर को निरंतर रूपांतरित कर सकते थे। सैकड़ों साल पहले धनी परिवारों के बच्चे शायद ही कभी बदसूरत होते थे। महिलाएं आमतौर पर सुंदर होती थीं, जबकि लड़के आमतौर पर आकर्षक होते थे। हालांकि आज के युग में पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण सुंदर महिलाएं और आकर्षक पुरुष सड़कों पर आमतौर पर देखे जा सकते हैं। सी रैंक न्यूट्रिएंट फ्लूइड की 1 बोतल की कीमत 400 क्रेडिट थी।
बी रैंक न्यूट्रिएंट फ्लूइड की एक बोतल की कीमत 1000 क्रेडिट थी। ए रैंक न्यूट्रिएंट फ्लूइड की एक बोतल की कीमत 10,000 क्रेडिट थी। सर्वश्रेष्ठ एस रैंक पोषक तरल पदार्थों की बात करें तो वे ऐसी वस्तुएं थीं जिन्हें आम लोग चाहकर भी नहीं खरीद सकते थे। ये पोषक तरल पदार्थ केवल समाज के उच्च वर्गों को ही बेचे जाते थे। अपने पिछले जीवन में शैडो के एक प्रमुख सदस्य होने के नाते शी फैंग को सौभाग्य से एक एस रैंक न्यूट्रिएंट फ्लूइड खरीदने का मौका मिला था। यह एस रैंक न्यूट्रिएंट फ्लूइड बेहद महंगा था, जिसकी एक बोतल की कीमत 10 लाख क्रेडिट थी। हालांकि इसके प्रभाव भी उतने ही अद्भुत थे। ए रैंक न्यूट्रिएंट फ्लूइड इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरते थे। हालांकि एस रैंक न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स बहुत महंगे थे, फिर भी दुनिया में बहुत सारे धनी लोग थे। जो लोग इसे खरीदने का सामर्थ्य रखते थे, वे इतनी बड़ी रकम की परवाह नहीं करते थे। आखिर भला कौन अपनी जवानी के बदले पैसा नहीं देना चाहेगा? ये कल्पना करना वाकई कठिन था। सैकड़ों साल पहले मानवता का जो सपना था, वह अब हकीकत बन चुका था। शरीर किसी भी क्रांति के लिए आवश्यक संसाधन था। यदि शी फैंग को ईश्वर के क्षेत्र में अपने कौशल को निखारना था और इस क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना था, तो एक मजबूत शरीर और तेज बुद्धि अपरिहार्य थे। इसलिए शी फैंग इस मामले में वही गलती नहीं दोहराएगा जो उसने अपने पिछले जीवन में की थी। इसके बाद शी फैंग एक बढ़िया रेस्टोरेंट में गया। उसने 100 क्रेडिट खर्च करके 2 पौष्टिक भोजन के सेट खरीदे, एक तुरंत खाने के लिए और दूसरा दोपहर के भोजन के लिए पैक करवाकर ले जाने के लिए। खाना खाने के बाद शी फैंग एक सामान्य व्यायाम केंद्र गया। 60 क्रेडिट खर्च करने के बाद उसने 4 घंटे तक व्यायाम किया और फिर घर लौट आया। शाम को लगभग 7 बजे शी फैंग ने एक बोतल पोषक तरल पदार्थ पिया और बिस्तर पर लेट गया। उसने गेमिंग हेलमेट को सक्रिय किया और गॉड डोमेन से कनेक्ट हो गया। लॉग इन करने के बाद शी फैंग ने अपने द्वारा प्राप्त वस्तुओं को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। जब उसने सभी सामान व्यवस्थित कर लिया तो शी फैंग भावुक हो गया। मूनलाइट फॉरेस्ट का खजानों से भरा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अकेले उसके द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रथम श्रेणी के रत्नों की संख्या ही 300 से अधिक थी। इसके अलावा दर्जनों कौशल पुस्तकें, दर्जनों कांस्य उपकरण, 5 रहस्यमय लोहे के उपकरण, 50 से अधिक कार्ड सेट, जीवन शैली संबंधी कार्यों के लिए 20 से अधिक रेसिपी, 30 से अधिक प्रथम श्रेणी के जादुई स्क्रॉल और 4 द्वितीय श्रेणी के जादुई स्क्रॉल भी थे। खजाने की पेटियों से मिलने वाले जादुई स्क्रॉल जादू की दुकान में बिकने वाले स्क्रॉल से कहीं बेहतर थे। इसका कारण ये था कि जादू की दुकान में मिलने वाले विभिन्न स्क्रॉल पहले स्तर के भी नहीं थे। वहीं दूसरे स्तर के जादुई स्क्रॉल कहीं अधिक मूल्यवान थे। हर स्क्रॉल का एक खास महत्व होता था और उसे बेचने की इच्छा किसी में नहीं होती थी। जहां तक उस चीज की बात है जिससे शी फैंग को सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, उसने सिल्वर मून सेट के सभी उपकरण एकत्र कर लिए। इसके अलावा उसने शील्ड वॉरियर्स और गार्जियन नाइट्स के लिए बने ब्लैकब्लेड सेट के सभी उपकरण भी एकत्र कर लिए। ब्लैकब्लेड सेट के उपकरणों का मूल्य सिल्वर मून सेट के उपकरणों से कहीं अधिक था। ये लेवल 10 से नीचे के शील्ड वॉरियर्स और गार्जियन नाइट्स के लिए सबसे अच्छे सेट उपकरणों में से एक था। यदि कोला लेवल 6 या 7 पर इस सेट को पहनता तो लेवल 10 से नीचे के हिल मोड ड्रैगन उसके लिए कोई समस्या नहीं रह जाते। इतनी सारी अच्छी चीजों के साथ शी फैंग के पास 20 सदस्यीय टीम बनाने के लिए पहले से ही एक ठोस आधार था। अब बस सदस्यों की भर्ती और उनके कौशल को लेकर ही चिंताएं बची थीं। अपना बैग व्यवस्थित करने और यह पुष्टि करने के बाद कि चांदनी वन से अब कोई लाभ नहीं मिल सकता, शी फैंग ने टेलीपोर्टेशन मैजिक ऑर्ब को सक्रिय किया और चांदनी वन से निकल गया। टेल नोट्स 1 क्वांटम घड़ी, क्वांटम कंप्यूटर का कलाई घड़ी जैसा संस्करण। वास्तविक दुनिया में जैसे जैसे सूरज पहाड़ के नीचे डूबता गया, आसमान धीरे धीरे अंधेरा होता गया। वहीं दूसरी ओर गॉड्स डोमेन में खिलाड़ी सुबह के सूरज के उदय का स्वागत कर रहे थे। रेड लीफ टाउन में इस समय दिन के उजाले जैसी तेज रोशनी थी। व्यापार क्षेत्र में खिलाड़ी गलियों में धक्का मुक्की करते हुए हर जगह नजर आ रहे थे। कल की तुलना में आज रेड लीफ टाउन में बहुत अधिक खिलाड़ी थे और उनमें से कई नए खिलाड़ी थे जिनका लेवल 0 था। 2 दिन तक आधिकारिक तौर पर सक्रिय रहने के बाद कई लोगों ने गॉड्स डोमेन और अन्य वर्चुअल रियलिटी गेम्स के बीच अंतर महसूस करना शुरू कर दिया। लड़ाई ही अपने आप में बेहद आकर्षक थी, मनोरंजन के अन्य साधनों की तो बात ही अलग है। गॉड्स डोमेन में लेवल बढ़ने के साथ साथ राक्षस भी बेहतर होते गए, जिससे लड़ाइयां और भी ज्यादा वास्तविक लगने लगीं। अब ये सिर्फ आम लड़ाइयां नहीं रह गईं जहां खिलाड़ी और राक्षस बारी बारी से लड़ते थे। गॉड्स डोमेन की लड़ाइयां असल जिंदगी की लड़ाई प्रतियोगिताओं से ज्यादा मिलती जुलती थीं। ये वही युग था जब दुनिया की पूरी आबादी व्यायाम करती थी।
वास्तविक दुनिया में लोग लड़ाई प्रतियोगिताओं के प्रति जुनून की हद तक पहुंच चुके थे, जिससे ऐसी प्रतियोगिताएं बेहद लोकप्रिय हो गई थीं। हर कोई ऐसी लड़ाई चाहता था जिसमें वे जी भरकर लड़ सकें, और उससे भी ज्यादा किसी माहिर योद्धा से भिड़ने का। वे उस तीव्र रोमांच का अनुभव करना चाहते थे जिससे खून खौल उठता था। यह एक ऐसा नशा था जिसे छोड़ना नामुमकिन था। वहीं ईश्वर के राज्य में ये सब कुछ था, और वहां किसी के जीवन को कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा ईश्वर के क्षेत्र में कई रोमांचक और दिलचस्प कारनामे थे। अनगिनत अनसुलझे रहस्य भी थे जिन्हें खोजा जाना बाकी था। खेल में समय वास्तविक जीवन से दोगुना था। कई खिलाड़ी चाहते थे कि वे अपना पूरा जीवन ईश्वर के क्षेत्र में ही बिता सकें, खेल के भीतर अपना दूसरा जीवन जी सकें। इसी वजह से कई खिलाड़ी गॉड्स डोमेन की ओर आकर्षित हुए। इस अपूरणीय स्थिति को देखते हुए कई वर्चुअल गेमिंग कंपनियों ने गॉड्स डोमेन में निवेश करने की तैयारी में एक के बाद एक दिवालियापन घोषित कर दिया। इस स्थिति के कारण कुछ अनिच्छुक अनुभवी गेमर्स भी गॉड्स डोमेन में शामिल हो गए, जिससे खिलाड़ियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। रेड लीफ टाउन लौटने के तुरंत बाद शी फैंग को सिस्टम नोटिफिकेशन की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त हुई। उनमें से लगभग सभी नीलामी घर से बिक्री की सूचनाएं थीं। पल भर में शी फैंग के पास मौजूद धनराशि बढ़कर 500 चांदी के सिक्के या 5 सोने के सिक्के हो गई। शी फैंग को अभी भी याद था कि उसने हाल ही में वर्चुअल ट्रेड सेंटर में 3 सोने के सिक्के दर्ज किए थे। एक दिन से भी कम समय की मेहनत के बाद अब उसके पास 5 अतिरिक्त सोने के सिक्के थे। उन गिल्डों ने बड़ी मुश्किलों के बाद ये सारा पैसा जुटाया था, लेकिन अंत में उन सभी ने मिलकर उसे ही दिया था। फिलहाल व्हाइट रिवर सिटी में शायद ही कोई दूसरा खिलाड़ी उससे अधिक धनी हो। शीर्ष श्रेणी के गिल्डों के गिल्ड लीडर भी अपवाद नहीं थे। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। असली मुनाफा कमाने का मौका तो अभी शुरू ही हुआ था। शी फैंग ने सबसे पहले अपने थैले में मौजूद सभी सामान अपने गोदाम में रख दिया। उसका इरादा उन्हें बेचने का नहीं था, बल्कि भविष्य में इस्तेमाल के लिए रखने का था। आखिर रत्न और कौशल पुस्तकों जैसी वस्तुएं स्थायी मुद्राएं थीं, उनकी कीमतें कभी कम नहीं होती थीं। इसके विपरीत उपकरण ही थे जिनकी कीमत खिलाड़ी के स्तर में वृद्धि के साथ घटती जाती थी। कुछ ही समय बाद शी फैंग ने अपना पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया। रात का समय व्यापार के लिए सबसे अच्छा होता है। सूरज निकलने ही वाला था, इसलिए शी फैंग ने फिलहाल अपना मिशन रोक दिया और सड़क किनारे एक स्टॉल लगाकर पत्थर, जादुई सार, कठोर पत्थर और कार्ड सेट खरीदने लगा। पहले भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी थीं, इसलिए कई खिलाड़ी जानबूझकर यहीं रुककर शी फैंग के आने का इंतजार करते थे। अब तो शी फैंग की एक हल्की सी आवाज भी खिलाड़ियों की भीड़ को उसकी ओर दौड़ा ले जाने के लिए काफी थी। इस तरह शी फैंग ने पास के खिलाड़ियों की बातचीत सुनते हुए सामान खरीदा। इस बार असैसिन्स एलायंस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इंसरेक्शन ऑफ द लिटिल फिशमैन क्वेस्ट को पूरा किया और गिल्ड रेपुटेशन में काफी बढ़ोतरी की। बहुत जल्द असैसिन्स एलायंस लेवल 2 गिल्ड बन जाएगा। इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने सुना है कि राजधानी में एक बड़ी घटना घटी है। एक बेहतरीन गिल्ड, स्टार रिवर फेडरेशन के गिल्ड लीडर ने एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा किया है और उन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक दर्जा मिल गया है। बस थोड़ा और वे कुलीन वर्ग में शामिल हो जाएंगे। जब उन्हें कुलीन का दर्जा मिल जाएगा तो गिल्ड की थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा का क्या महत्व होगा। कुलीन बनने के बाद वे सेना शिविर और नगर पालिका में जाकर गिल्ड मिशन मान सकते हैं। स्टार रिवर फेडरेशन किसी भी समय हत्यारों के गठबंधन को पीछे छोड़ सकता है। कुलीनों को मिलने वाले विभिन्न विशेषाधिकारों को मिलाकर उनका संचित लाभ बहुत बड़ा है। केवल वर्तमान स्टार रिवर फेडरेशन ही ओरोबोरोस को दबाने के लिए काफी था। जब राजधानी के लिए लड़ाई शुरू होगी तो शहर संभवतः स्टार रिवर फेडरेशन के हाथों में आ जाएगा। ये तो बस छोटी मोटी बातें हैं। अब सबसे चर्चित मुद्दा तो ब्लैक फ्लेम फोर्जर और हैमर ट्रेडिंग के बीच का टकराव ही होगा। इसके बारे में कौन नहीं जानता। अभी तो व्हाइट रिवर सिटी एरिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में न जानता हो। हालांकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि विजेता इतनी जल्दी तय हो जाएगा। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर में हैमर ट्रेडिंग ही विजेता बनेगा। हाँ, शुक्र है कि मैं समझदार था और मैंने कुछ पैसे उधार लेकर एक ग्लिमर चेस्टप्लेट खरीद ली। आजकल बहुत से लोग इसे ऊंची कीमतों पर खरीद रहे हैं। मैं अपनी मौजूदा चेस्टप्लेट बेचकर आसानी से 3 सिल्वर कॉइन कमा सकता हूं। बिल्कुल सही। एट्रीब्यूट्स या डिजाइन चाहे जो भी हो, ग्लिमर चेस्टप्लेट कहीं बेहतर है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। हैमर ट्रेडिंग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण ही यह इतनी कम कीमत पर बिकी। लगातार नुकसान झेलने के बाद ब्लैक फ्लेम वह लड़ाई हार गया होगा। दुर्भाग्य से वह अभी इस उपकरण का एक भी टुकड़ा नहीं बेच रहा है।
वरना मैं जरूर उधार लेकर एक खरीद लेता। इस समय हैमर ट्रेडिंग की शोहरत आसमान छू रही है। फोरम पर तो उसने उस रहस्यमय जालसाज को निकम्मा बताकर कोसना शुरू कर दिया है, उसे गाली दे रहा है क्योंकि उसने उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। अपनी शोहरत और प्रभाव बढ़ाने के लिए वे बड़े गिल्ड जरूर उसे आमंत्रित करेंगे। हैमर ट्रेडिंग अभी उनसे अनुबंध की शर्तों पर बातचीत कर रहा होगा। एक उच्च कोटि के गिल्ड का मुख्य लोहार बनना, ऐसी स्थिति के बारे में सोचकर ही लोग ललचा जाते हैं। लेकिन हम तो बस ईर्ष्या से देखते रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास कांस्य उपकरण बनाने का कोई डिजाइन नहीं है। अगर मेरे पास ऐसा कोई उपकरण होता तो दिवालिया होने की नौबत आने पर भी मैं हथौड़ा व्यापार में अंत तक प्रतिस्पर्धा करता। जब मुझे एक उच्च कोटि के गिल्ड का मुख्य पद मिल जाएगा तो मेरा भविष्य यश और धन से भर जाएगा। जब शी फैंग ने उनकी बातचीत सुनी तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने आधिकारिक फोरम खोला। हैमर ट्रेडिंग कंपनी हर तरह के अपमानजनक शब्दों से उसका मजाक उड़ा रही थी। अरे कमीने, क्या तू पहले इतना शानदार नहीं था? अब तू काय क्यों बन गया? अगर तुझमें हिम्मत है तो चलिए मुकाबला जारी रखते हैं। देखते हैं मैं तेरे जैसे काले दिल वाले धोखेबाज को कैसे धूल चटा देता हूं। हैमर ट्रेडिंग की घटिया हरकतों को देखकर शी फैंग शांत भाव से मुस्कुराया। वह हैमर ट्रेडिंग की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। प्रसिद्धि पाने के लिए वह एक ऐसे सनकी में तब्दील हो गया था जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ठीक वैसे ही जैसे शी फैंग के पिछले जीवन में वर्ल्ड डोमिनेटर्स में शामिल होने और उनका चीफ फोर्जर बनने के लिए हैमर ट्रेडिंग अपनी पूरी गिल्ड को बेचने को तैयार था। सामग्री खरीदने के बाद शी फैंग नीलामी घर की ओर चल पड़ा। हैमर ट्रेडिंग के तमाम प्रचार प्रसार के बाद ग्लिमर चेस्ट प्लेट पूरी तरह से मशहूर हो चुका था। अब शी फैंग अपना अगला मुनाफा कमाने का अभियान शुरू कर सकता था। खेल के मौजूदा चरण में अधिकांश औसत खिलाड़ी पहले ही लेवल 3 पर थे, जबकि कई अनुभवी खिलाड़ी लेवल 4 और विशेषज्ञ लेवल 5 पर थे। औसत खिलाड़ी ग्लिमर चेस्ट प्लेट नहीं खरीद सकते थे, वहीं अनुभवी खिलाड़ियों को इसे खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार लेने पड़ते थे। विशेषज्ञों के लिए ग्लिमर चेस्ट प्लेट का उपयोग उतना अधिक नहीं था। लेवल 5 के डंगनों में ग्लिमर चेस्ट प्लेट से कहीं बेहतर उपकरण मौजूद थे। इसका मतलब यह था कि ग्लिमर चेस्ट प्लेट से शी फैंग को अब पहले जैसी कमाई नहीं हो सकती थी। आखिर इस उपकरण के मुख्य खरीदार ज्यादातर गिल्ड ही थे। हो सकता है कुछ नवधनी लोग इसे शौक के तौर पर खरीद सकें, लेकिन वे आम खिलाड़ियों में बहुत कम संख्या में थे। शी फैंग नीलामी घर में दाखिल हुआ जहां लोगों की भारी भीड़ थी। कोई और विकल्प न देखकर शी फैंग ने एक कोने में चुपचाप नीलामी घर की स्क्रीन खोली। फिर उसने ग्लिमर चेस्ट प्लेट के डिजाइन की 20 प्रतियां नीलामी के लिए रख दी। प्रत्येक डिजाइन की शुरुआती कीमत 30 चांदी के सिक्के तय की गई थी और इन्हें आधे घंटे के अंतराल पर एक एक करके बेचा जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं था कि शी फैंग उन्हें थोक में बेचना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने से उनकी कीमत कम ही रहेगी। भूख के चलते बाजार में बेचकर ही वह सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकता था। उसने सोचा, उन गिल्डों को आपस में ही लड़ने दो। इसके बाद शी फैंग ने नीलामी घर से जमा हुए सभी हार्टस्टोन और कार्ड सेट खरीद लिए। फिर वह नीलामी घर से निकलकर पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। कुरुक फील्ड्स, ये लेवल 6 ग्रासलैंड लान कब्स का खेल का मैदान था। खेल के इस चरण में बहुत कम खिलाड़ी यहां आकर अभ्यास करते और अपना लेवल बढ़ाते थे। इसका कारण ये था कि यहाँ का स्तर थोड़ा अधिक था। इसके अलावा राक्षस संख्या में बहुत अधिक और एक ही स्थान पर केंद्रित थे, जिससे उन्हें मारना मुश्किल था। ये घास के मैदान के शेर के बच्चे 3 से 5 के समूह में शिकार करते थे। कभी कभी उनके पीछे एक पूरी तरह से विकसित कुलीन घास के मैदान का शेर भी होता था, जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता था। हालांकि इस समय इन मैदानों में 6 लोगों का एक दल शेरों के एक समूह से लड़ रहा था। पानी जैसे नीले रंग के कवच में सजी एक लड़की ने अपनी विशाल तलवार लहराते हुए सीधे एक शक्तिशाली घास के मैदान के शेर का सामना किया। उसने न केवल आसानी से घास के मैदान के शेर के नुकीले पंजों से खुद को बचाया, बल्कि हमले का मौका पाकर उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया। उसकी वीरता महिलाओं को भी मोहित कर सकती थी। ये लड़की हिम देवी कोमल हिम थी। वह पहले ही स्तर 5 पर पहुंच चुकी थी और उसने स्तर 4 का कांस्य सेट नीला निशान धारण कर रखा था। उसके हाथों में रहस्यमय लोहे की श्रेणी की विजेता तलवार थी। पहले की तुलना में उसकी वर्तमान शक्ति में काफी वृद्धि हो चुकी थी। इसके अलावा एक शील्ड वॉरियर भी था जो कमजोर नहीं था और एक साथ 4 ग्रासलैंड लान कब्स का सामना कर रहा था। दल की हीलर शियाओ युए प्रार्थना कर रही थी और उसके कोमल हाथ हवा में दिव्य ग्रंथों की आकृतियां बना रहे थे।
शियाओ युए ने शील्ड वॉरियर का ध्यान रखते हुए जेंटल स्नो को भी हील किया, जिससे दोनों का एचपी सुरक्षा सीमा से ऊपर बना रहा। ज्वाला चुड़ैल झाओ युएरू ने भी लेवल 4 फैंटेसी ज्वाला सेट उपकरण पहन रखे थे। उसके हाथ से लगातार बड़े बड़े अग्निगोले निकल रहे थे, जिससे घास के मैदान के शेर के सिर के ऊपर भयावह मात्रा में क्षति दिखाई दे रही थी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने एलीट के नेतृत्व वाले शेरों के समूह का नरसंहार कर दिया। जेंटल स्नो ने ग्रासलैंड लैंड से लूटी गई चीजें उठाईं और पाया कि यह एक कौशल पुस्तक थी। कोई उपकरण नहीं गिरा। फिर उसने शियाओ युए की ओर देखते हुए कहा, शियाओ युए, ये तुम्हारा पवित्र प्रकाश ढाल है, इसे जल्दी सीख लो। कुछ देर आराम करने के बाद हम दूसरे ग्रासलैंड लैंड की तलाश जारी रखेंगे। हमें पुनर्जीवन कौशल हर हाल में प्राप्त करना है। वाह, इस कौशल से अब उपचार इतना कठिन नहीं होगा, जियाओ युए ने कौशल प्राप्त करते हुए खुशी से कहा। फिलहाल आराम कर रही झाओ युएरू ने अचानक उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, स्नो, उस हैमर ट्रेडिंग ने तो पहले ही बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली है। हमें कम से कम एक व्यक्ति को उसे भर्ती करने के लिए भेजना चाहिए। अगर हम सफल होते हैं तो हम अपने गिल्ड की प्रसिद्धि और भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उसकी गढ़ाई की कला भी बुरी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर कोई दूसरा गिल्ड उसे हमसे छीन ले। कोई जरूरत नहीं, जल्द ही लेवल 3 ब्रॉन्ज इक्विपमेंट की कीमत कम हो जाएगी। उसे सिर्फ लेवल 3 ब्रॉन्ज इक्विपमेंट बनाना आता है और उसके पास उच्च स्तर के इक्विपमेंट बनाने के डिजाइन नहीं है। हम उसके लिए इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करें? हम बस थोड़ी सी कमाई खो देंगे। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि हमारी गिल्ड को उच्च स्तर के ब्रॉन्ज इक्विपमेंट बनाने का डिजाइन कब मिलेगा। हमें उसकी जरूरत ही क्या है? जेंटल स्नो ने अपना सिर हिलाया। हैमर ट्रेडिंग जैसे व्यक्ति में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने कहा, इसके विपरीत मुझे ब्लैक फ्लेम फौजा में ज्यादा दिलचस्पी है, खासकर उसके कामों में। मैं उसके इरादों को समझ नहीं पा रही हूँ। अगर वह उच्च कोटि के गिल्डों का ध्यान आकर्षित करना चाहता और अपनी अलग पहचान बनाना चाहता, तो उसे अपना नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। कई बड़े गिल्ड उससे संपर्क करते, लेकिन उसने अपना नाम छिपा लिया है ताकि कोई उससे संपर्क न कर सके। इसका मतलब है कि वह नहीं चाहता कि दूसरे उसकी पहचान जाने। फिर भी उसने हैमर ट्रेडिंग के साथ प्रतिस्पर्धा की, अपने उपकरणों की कीमत कम की और एक बार फिर सबको अपने बारे में बता दिया। अब जब वह हमारी नजरों में आ चुका है, ठीक सबसे अहम मौके पर वह अचानक प्रतियोगिता से हट जाता है और एक बार फिर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। वह लगातार हमारे लिए 3 अलग अलग प्रकार के गढ़े हुए उपकरण लाता रहा है। कांस्य उपकरणों के लिए इतनी अधिक गहराई डिजाइन प्राप्त कर पाना उसकी असाधारण क्षमता को दर्शाता है। फिर भी वह अचानक पीछे क्यों हट गया? इस ब्लैक फ्लेम फोर्जर का लक्ष्य क्या है? या क्या वह इसलिए पीछे हट गया क्योंकि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था? अभी तक मुझे नहीं पता कि वह ब्लैक फ्लेम फोर्जर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो हर तरह से रहस्य से भरा हुआ है। स्नो, क्या मैं किसी से इस जालसाज की जांच करवाऊं? तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे भी यह जानने की इच्छा हो रही है कि वह किस तरह का इंसान है। जेंटल स्नो के विश्लेषण को सुनने के बाद झाओ युएरू को अचानक एहसास हुआ। उसे अचानक इस ब्लैक फ्लेम फोर्जर में दिलचस्पी पैदा हो गई। उसे ये भी महसूस हुआ कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। ब्लैक फ्लेम फोर्जर की पहचान जानने की उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। इस व्यक्ति की पहचान उजागर करने के विचार मात्र से ही वह थोड़ी उत्साहित हो गई। इसी बीच फोर्जिंग एसोसिएशन की दूसरी मंजिल पर स्थित एक इंटरमीडिएट फोर्जिंग रूम के अंदर। आप सब कैसे हैं? हैमर ट्रेडिंग पालथी मारकर बैठा था और उसने तिरछी निगाहों से शीर्ष श्रेणी के गिल्डों के प्रतिनिधियों को देखते हुए लापरवाही से पूछा। हालांकि हैमर ट्रेडिंग द्वारा निर्धारित शर्तों के कारण ये उत्कृष्ट गिल्ड निष्क्रिय हो गए। हैमर ट्रेडिंग की शर्तें बहुत कठोर थीं। जिस शहर में वह रहता था, वहां का उसका मनचाहा विला और 5 मिलियन क्रेडिट का वार्षिक वेतन ही इन गिल्डों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता, और तो और वह चाहता था कि सभी संसाधन उसे ही प्राथमिकता दी जाए। ऐसा व्यवहार शायद केवल गिल्ड लीडर और वाइस लीडर को ही मिलता था। वहीं हैमर ट्रेडिंग भी उन्हीं जैसा व्यवहार चाहता था। तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह गिल्ड लीडर और वाइस लीडर के बराबर का दर्जा हासिल कर लेगा? आप लोगों को इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना होगा। मेरे लिए इतनी अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करना आसान नहीं है। जैसे ही मैं आपके गिल्ड में शामिल हो जाऊंगा, आपकी लोकप्रियता तुरंत आसमान छू जाएगी और बाकी गिल्डों को पीछे छोड़ देगी। आपके पास कांस्य उपकरणों की कमी नहीं होगी और मेरी गढ़ाई तकनीकों के कारण आप बड़ी रकम कमा सकेंगे। मैंने जो कीमत रखी है उसे ज्यादा मत समझिए, हैमर ट्रेडिंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसके चेहरे पर यह भाव था, अगर आप मुझे भर्ती नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कर लेंगे। जब वह समय आएगा तो आपको पछतावा नहीं होगा। हैमर ट्रेडिंग ने इन शीर्ष स्तरीय गिल्डों को अपने इशारों पर नचा रखा था। इस समय इनमें से प्रत्येक शीर्ष स्तरीय गिल्ड दूसरे से एक कदम आगे रहना चाहता था। ऐसा करने पर उन्हें किसी शहर पर कब्जा करने में बड़ा लाभ मिल सकता था। एक आभासी शहर पर नियंत्रण रखने से मिलने वाली दौलत की तुलना मात्र 5 मिलियन क्रेडिट और एक विला से नहीं की जा सकती थी। हैमर ट्रेडिंग की मांग को कम ही माना जा सकता था। इन श्रेष्ठ गिल्डों के प्रतिनिधियों को देखकर, हालांकि उनके चेहरों पर झिझक थी, लेकिन उनकी आंखों में उसे भर्ती करने का दृढ़ निश्चय झलक रहा था। हैमर ट्रेडिंग को अचानक लगा कि इस बार प्रतियोगिता में अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाना वाकई बुद्धिमानी भरा कदम था। अगर उसने आखिरी क्षण में सूदखोरों से पैसे उधार लेने का साहस न किया होता तो शायद वह ब्लैक फ्लेम फोर्जर से हार जाता। सौभाग्य से ब्लैक फ्लेम फोर्जर उससे एक कदम पहले ही हार गया, जिससे उसे जीत का अंतिम स्वाद चखने का मौका मिला। जैसे ही हैमर ट्रेडिंग खुद पर गर्व कर रहा था, कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठे असंख्य प्रतिनिधियों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर आश्चर्य और परमानंद के भाव प्रकट हुए। हैमर ट्रेडिंग भाई, मुझे बहुत खेद है, लेकिन हमारे गिल्ड ने इस प्रतियोगिता से हटने और अन्य गिल्डों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। हमारा गिल्ड अब इसमें भाग नहीं लेगा और मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं, स्टार रिवर फेडरेशन के प्रतिनिधि ने अचानक कहा। ये कीमत बहुत अधिक है। हमारे संगठन को भी हार माननी पड़ेगी। हम भविष्य में आपके साथ सहयोग करने की आशा ही कर सकते हैं। ... एक पल के लिए गिल्ड के सभी प्रतिनिधि जाने लगे। इतना ही नहीं, वे सभी जल्दी में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और तुरंत किसी दूसरी जगह भागना चाहते थे। आप सबका मतलब क्या है? अब बातचीत नहीं करेंगे? आप लोगों को बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। मैं कांस्य उपकरण बनाने में माहिर जालसाज हूं। मैं भविष्य में शामिल नहीं होऊंगा, चाहे आप सब मुझसे कितनी भी विनती करें। क्या कांस्य उपकरण बनाने की क्षमता वाकई कमाल की है। अभी नीलामी घर कांस्य उपकरणों के लिए निर्माण डिजाइन बेच रहा है। निर्माण डिजाइन की मदद से हम अपने खुद के कारीगरों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। हमें 5 मिलियन क्रेडिट जितना खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हैमर ट्रेडिंग के एक प्रतिनिधि ने निर्माण कक्ष से निकलते हुए ठंडे लहजे में कहा। तुमने क्या कहा? जाने से पहले साफ साफ बोलो। ये सुनकर हैमर ट्रेडिंग अचानक खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है।